लाउड एंड आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ये अभी जैसे भोपाल हेल्प डेस्क मत नहीं जाता। ये अपना करंट सीआरएम है। भोपाल का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहां पर वो लिस्ट लाइन वगैरह भी है, तो थोड़ा देखने में ज्यादा ठीक रहेगा समझने में। तो ये वाला अभी का सीआरएम है। अपडेट जो करे हैं वो ये वाला है। जैसे भोपाल का है ठीक है। तो ये अपना डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का डिजाइन अभी भी मतलब थोड़ा वर्किंग में है, क्योंकि उसको थोड़ा आइडियाज वगैरह कम मेरे को मिल रहा था कि क्या डाले क्या नहीं। तो ये एक्सपायरिंग वाला डाल दिया, ये जैसे कस्टमर का समरी डाल दिया, जैसे एक्टिव आईएल यूजर्स कितने हैं, एक्टिव 24 ऑनलाइन यूजर्स, एक्टिव 24 ऑनलाइन यूजर्स। तो ये समरी है 598 टोटल यूजर्स। ये जो है वो डेटा है लास्ट सिंक कब हुआ था, ये मतलब 24 ऑनलाइन से लास्ट डेटा कब लिया था हमने। तो ये अब इंटरवल पहले क्या होता था पुराने वाले सीआरएम में, या तो हमको यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ता था, या तो फिर जब सेशन उसका खत्म होता था तब वो नए सेशन में वो रिफ्रेश करता था। तो कई बार ऐसा होता था कि अगर काम रहता है और 4-4 घंटे तक सेशन एक्सपायर नहीं होता तो 4 घंटे पुराना डेटा हमको मिलता था। जबकि हमने इसमें ये कर दिया है कि वो बैक एंड में अपने खुद से वो डेटा रिफ्रेश करता रहेगा 15-15 मिनट के इंटरवल के। अभी मैंने 15 मिनट इंटरवल रखा है, फिर उसके बाद कैसा उसका यूसेज रहता है, किस तरह से मतलब ये यूज में आता है, उस हिसाब से वो इंटरवल हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने 15 मिनट का इंटरवल रखा है। ये जैसे 3-6 को हुआ है तो उसके 15 मिनट के बाद वापस से रिफ्रेश कर लेगा, जिससे कि हमारे वर्किंग में कोई मतलब वो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, वो बैक एंड में चलेगा। ठीक है। और मेन टॉप बार में देखें तो ये यूजर है, यूजर नेम है जिससे वो लॉगिन हुआ है, डैशबोर्ड, चेंज पासवर्ड, फॉर्म सेटिंग और लॉग ऑफ। चेंज पासवर्ड खैर ठीक है, पुराना पासवर्ड डालो और नया पासवर्ड डालो, कंफर्म चेंज पासवर्ड करो, चेंज हो जाएगा। ये एक है फॉर्म सेटिंग। फॉर्म सेटिंग में क्या है कि जैसे हम लोग जो बिलिंग में ऊपर डिस्प्ले करते हैं, बिलिंग वगैरह में जो भी हमारा इंफॉर्मेशन रहता है वो सब इसमें है, जो कि आप अपने सेंटर के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये सब जो पुराने सीआरएम में चल रहा है वही है, तो फिर अभी तो शायद चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह है सेटिंग कि भाई अपना जो भी बिलिंग का डिटेल्स है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्म सेटिंग। सर्च का मेनू है, डैशबोर्ड का एक शॉर्टकट दिया हुआ है। ये सब तो जो वहां पर रहते थे, एक डैशबोर्ड सिर्फ एक्स्ट्रा ये सिंक नाउ जो है, सिंक नाउ इसलिए रखा है कि अगर कुछ मतलब हुआ है, जैसे कि डेटा अगर आपको तुरंत रिफ्रेश करना है, अगर नहीं हुआ है, ऑटोमेटिकली नहीं हुआ और आपको मैन्युअली कर देना है एक बार, तो ये सिंक नाउ इसके लिए है कि 24 लाइन से अभी के अभी डेटा सिंक करने के लिए है। तो ये जैसे हो गया 3/15 को सिंक हुआ है। ठीक है। अब ये हो गया अपना क्रिएट टिकट, क्रिएट इंक्वायरी, जैसे कि यहाँ पर पुराने वाले में था टिकट इंक्वायरी, और एक लाइव यूजर जो था वो है यहाँ पर लाइव यूजर, और ये लॉग आउट बटन है। लाइव यूजर्स में भी अपने को लाइव यूजर्स जो टेलीफोन लाइन का होम पेज है जिसमें सब लाइव यूजर्स दिखते हैं, वही सब यहाँ पर आएंगे। सेम टोटल यूजर्स कनेक्टेड 251 कस्टमर, और उसका जो भी पैकेज है वो उसका यूजर नेम यहाँ पर डाल रखा है, उसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, स्टार्ट टाइम, कनेक्शन टाइम, अपलोड, डाउनलोड, और उसका जो कुछ भी बैंडविड्थ मिल रहा है उसको यूज कर रहा है वो अभी
ये सब डिटेल्स हैं। अब इसको अगर सॉर्ट करना है, जैसे कस्टमर को नेम से हमको सॉर्ट करना है, तो ये डिसेंडिंग असेंडिंग का 2 बटन लिखा है, जिससे हम लोग उसको सॉर्ट कर सकते हैं। सेम ये चीज आईपी एड्रेस में होगा, मैक में नहीं है, क्योंकि मैक को सॉर्ट करने का कोई मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टार्ट टाइम में नहीं है। कनेक्टेड टाइम जो है उसमें है कि भाई कितने टाइम से वो कनेक्टेड है। अपलोड और डाउनलोड में भी है और बैंडविड्थ में भी है। हेलो सुनील भाई। हाँ जी। साहब मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा कि यूजर्स फर्स्टली क्रिएट करते हैं, फिर वहां से स्टेप बाय स्टेप क्या रहता है तो हाँ इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि भुवनेश्वर वाले तो यूज ही नहीं कर रहे हैं यहाँ, तो मेन चीज वहां से अपन डायरेक्टली यदि आप स्टेप बाय स्टेप चालू करोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ नहीं, ये डैशबोर्ड एक बार कंप्लीट करना, ये ऊपर का बस ये खत्म होने के बाद हम लोग पूरा पहले से स्टार्ट करेंगे। ओके जी। तो ये है अपना ये लाइव यूजर्स। इसमें सर्च भी डायरेक्ट किया हुआ है। जैसे मैं सुनील सर्च करता हूँ तो ये सुनील गुप्ता आ गया, उसका सभी डिटेल मिल जाएगा यहीं पर। और ये सर्च पूरे टेबल में वर्क करेगा। जैसे हमारा जो आईपी एड्रेस है वो गेस्ट वाला 10.1.1 रहता है शायद से। हाँ, तो ये सब यहाँ से फिल्टर कर लेगा। ठीक है। और किसी का अगर मैक एड्रेस, जैसे मैं इसको मैक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, वो जो कल हम लोग सर्च कर रहे थे मैक एड्रेस वगैरह वाला, तो अगर वो यूजर लाइव है और मैक एड्रेस डालते हैं यहाँ पर, तो वो उससे भी मिल जाएगा कि भाई ये मैक एड्रेस है, ये यूजर है, और इस तरह से उसका जो यूजर वगैरह जो है वो सब यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है। अब जो हमारा सीआरएम है, सीआरएम को ना अभी क्या हुआ कि एक बिलिंग उसका इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो जो हम लोगों ने उसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है सीआरएम को। गया एक सपोर्ट का हो गया, ये रिन्यूअल तो इसमें चला जाएगा। एक सेल्स का जो पोर्शन है वो अलग से कर दिया है। तो इंक्वायरी वगैरह सब इंस्टॉलेशन में जाएगा, सपोर्ट्स में टिकट वगैरह जाएगा, रिन्यूअल्स जो भी करते हैं उसमें तो ये एक्सपायरी रिपोर्ट और वैसे भी रिन्यूअल तो हम लोग उसको यूजर को सर्च करके ही करते हैं। ये रिन्यूअल्स में एक्सपायरी रिपोर्ट एक है और ये एक एडवांस रिन्यूअल्स है। ठीक है। सेल्स में रहेगा इनवॉइस, रिसिप्ट, उसका लेजर का समरी और पेंडिंग रिपोर्ट जो है वो। सबसे पहले आएगा होम में सब मास्टर्स है। मास्टर्स में जैसे डैशबोर्ड हमने देख लिया है, जो डैशबोर्ड था अपना, तो यूजर्स के लिए जो रोल्स है, तो रोल्स सेम जो पुराने सीआरएम में होता था वैसे ही है। रोल्स हमने बना लिए और वो यहाँ पर, अच्छा ये जो है उसका रोल का जो नेम है वो है एडमिन, ऑपरेटर वगैरह। ये जो पोर्शन है वो चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए। जैसे इसको एक बार मैं ये ओपन करके दिखाता हूँ, क्रिएट टिकट। जहाँ पर मतलब हम लोगों को किसी को ये टिकट और इंक्वायरी असाइन करते हैं, तो वहां पर वो यूजर्स दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, इसके लिए ये टिक मार्क है। जैसे मैंने यहाँ से एडमिन को हटा दिया, तो जब नया टिकट जनरेट होगा तो वो एडमिन, जितने भी एडमिन यूजर्स है वो वहां पर नहीं दिखेंगे। तो असाइन के लिए हम लोग यहाँ से चूज करते हैं। यहाँ पर ये जैसे सब दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ पर टिक मार्क किए होंगे, जैसे ऑपरेटर टिक मार्क कर दिया, इंजीनियर सिलेक्ट कर लिया, इंस्टॉलेशन इंजीनियर सिलेक्ट कर, तो वो सब यहाँ पर दिखेंगे जो टिकट में असाइन में होंगे। अगर एडमिन को हमने निकाल दिया तो वो वहां पर नहीं दिखेगा। अब वैसे ही अगर इंक्वायरी जा रहे हैं, हम लोग इंक्वायरी में जा रहे हैं कि नया इंक्वायरी डालना है, तो वहां पर भी जो भी असाइन 2 में इंजीनियर्स दिखेंगे वो सिर्फ इंजीनियर और इंस्टॉलेशन इंजीनियर दिखेंगे, ऑपरेटर और एडमिन नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर टिक मार्क नहीं किया है। ठीक है।
तो ये हो गया रोल रोल का सेम है। ऐड करने के लिए तो बस एक सिंपल रोल सर डाल दीजिए और सबमिट कीजिए, वो रोल ऐड हो जाएगा। एडिट और डिलीट सेम। मैनेज स्टाफ, स्टाफ में हम लोग उस रोल के अंदर जो भी यूजर बना रहे हैं तो वो आएगा। हाँ ये अभी के लिए तो स्लो चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी सब एप्लीकेशन चल रहे हैं और ये एक्स्ट्रा से चला रहा हूं मैं उसके ऊपर, तो वो थोड़ा स्लो चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। अभी ये जो भी यूजर्स दिख रहे हैं वो सब लाइव भोपाल के लाइव ही है। ये तो डमी डेटा नहीं चल रहा है यार, कॉपी डेटा नहीं चल रहा है, लाइव डेटा का ही हम लोग चल रहे हैं। तो सेम है ये, जैसे यूजर न्यू ऐड किया, ऐड न्यू यूजर में जाएंगे, यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, रोल यहाँ पर हम लोगों को वही वाले मिल जाएंगे जो हमने वहां पर किए गए, एडमिन, ऑपरेटर, इंजीनियर, इंस्टॉलेशन इंजीनियर। रोल टू इसलिए डाल रहे हैं हम, है जिसको हम लोग को एडमिन राइट्स देने हैं, लेकिन वो इंजीनियर का भी काम कर रहा है। जैसे कोई एक बंदा है भोपाल में, तो ज्यादातर काम करता है इंजीनियर लेवल पर भी, और उसको ना एडमिन रोल भी देना है क्योंकि वो उस लेवल का काम भी सीआरएम में कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ये दो रोल रख रहे हैं कि जैसे उसको हम लोग को, ये इंजीनियर तो है लेकिन उसको ऑपरेटर लेवल का भी राइट हम लोग दे रहे हैं। तो उस वजह से ये दो रोल हमने बनाए थे। ये इंजीनियर भी है और ऑपरेटर लेवल के राइट्स भी उसको मिल रहे हैं। फिर उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सेव करो, क्रिएट न्यू यूजर, काट देना ना। यूजर बन जाएगा। एडिट में सेम रहेगा। ये जो है ये रिसेट पासवर्ड के लिए है। जैसे कोई अगर पासवर्ड भूल गया है तो यहाँ से रिसेट कर पाएगा। रिसेट पासवर्ड का राइट एडमिन्स को मिलेगा और वो एडमिन मतलब देख सकता है अगर किसी को वो परमिशन देना है तो। बाकी ये राइट रिसेट और डिलीट दोनों का राइट सिर्फ एडमिन को रहेगा और किसी को नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मैनेज स्टाफ। अब ये जो है मैनेज ग्रुप्स, जैसे हम पहले मैनेज कस्टमर में जाते हैं। ये अभी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है। अगर मैं कस्टमर नया ऐड कर रहा हूँ, नया कस्टमर यहाँ पर भी ऐड करना है तो वो लीज लाइन वाला ही होगा, 24 लाइन वाला नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी हम लोग जैसे डाल रहे हैं, अभी इंक्वायरी तक नहीं पहुंचे इसलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। नया 24 लाइन का यूजर होगा या फिर लीज लाइन का अगर कोई भी यूजर होगा तो वो यूजर होगा क्रिएट होगा इंक्वायरी के अंदर से ही। वो पहला इंक्वायरी का पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन का पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर उसका डॉक्यूमेंट सब सबमिट करने के बाद वहां से फिर वो यूजर उसका यूजर क्रिएट होगा, चाहे वो 24 लाइन का हो या फिर चाहे कोई ये ILL का हो। उसको नया क्रिएट वहीं से करना है। ठीक है, अगर यूजर नया क्रिएट करेगा, अगर ILL का यूजर क्रिएट कर रहे हैं हम वहां से, तो वहां से ये पूरा डिटेल लेके यहाँ पर ही आएगा और उसका ये कस्टमर का जो भी डिटेल होगा वो फिलअप होके आएगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, जैसे किसी का यूजर बना रहे हैं भोपाल में, जैसे BPL _ करके _MP2 _XYZ। ठीक है, ये एक यूजर बना रहा है, उसका IP एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पर जो है लीज लाइन क्या है, और टाटा एनआई, डार्क फाइबर, BSNL, समझो कि BSNL का है तो BSNL का बिलिंग हम लोग नहीं कर रहे। अच्छा, एक टाटा एनआई का है तो टाटा एनआई का भी क्या है कि हम लोग बिलिंग उस कस्टमर को नहीं कर रहे हैं। टाटा का सब बिल जाता है सीधे टाटा को। ठीक है, एक ही जगह पर वो बिल जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये ग्रुप है, जो ऊपर वाला कस्टमर के ऊपर वाला जो मेनू था ग्रुप का, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये नीचे वाला जो कुछ भी है ये वाला पोर्शन निकल जाएगा यहाँ से, नेम, एड्रेस वगैरह, क्योंकि वो सब बिलिंग उसका रहेगा टाटा के पास।
तो ये मैनेज ग्रुप्स में जाएंगे, एड न्यू ग्रुप, कस्टमर नेम टाटा टेली, ठीक है। एड्रेस पूरा तो नहीं डालेंगे अभी, मुंबई। एड्रेस एज पर पीओ होगा हर सेंटर के लिए, पीओ देख के डालना चाहिए आई थिंक। हाँ, पीओ देख के डालना पड़ेगा वो। डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये रहेगा कि ये जो कस्टमर है वो किस टाइप का है, लीज लाइन का है, टाटा एनर्जी का, क्योंकि लीज लाइन का भी ऐसा हो रहा है कि भाई कोई कस्टमर जैसे शायद से डीबी ग्रुप ऐसा है कि जहाँ पर लीज लाइन देते हैं और उसका बिलिंग एक ही जगह पर होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, सबमिट कर लिया, ठीक है। ये ग्रुप हो गया है, तो ये ग्रुप हम लोगों को वहां पर मिलेगा, मैनेज कस्टमर्स, न्यू कस्टमर, ठीक है। ये टाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, ग्रुप में आएगा ये टाटा टेली सर्विसेज। तो उसका बिलिंग डिटेल यहाँ से निकल गया, क्योंकि वो बिलिंग डिटेल जो हमने टाटा टेली सर्विसेज में डाला है, टाटा टेली सर्विसेज ग्रुप में, तो वो ही लेगा, वो हम लोगों को बिलिंग में भी वही दिखाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा ये यूजर नेम आ गया, आईपी एड्रेस आ गया, ठीक है। ये ए एंड डिटेल्स और बी एंड डिटेल्स, जैसे ये हमारा उसको क्या बोलते हैं, डार्क फाइबर देते हैं। तो डार्क फाइबर का एक एंड से ए एंड से बी एंड तक का हम लोग उसको फाइबर दे रहे हैं, तो वो ए एंड का एक नाम रहेगा, बी एंड का एक नाम रहेगा। ए एंड का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमने यहाँ पर डाल रखा है, ताकि जब सर्विसेज की बात आएगी तो सर्विसेज में वो उनको थोड़ा इजी रहेगा कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक केबल हमने दिया हुआ है। उसका डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, कितना डिस्टेंस का ये फाइबर दे रहे हैं हम लोग उनको। सुनील भाई, नंबर ऑफ कोड, हाँ जी टीटी, ये आप डार्क फाइबर का जो बोल रहे हो, डार्क फाइबर का बिलिंग तो सिर्फ उससे होगा, टर्बो स्मार्ट से। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो तो सिर्फ मैं अभी वो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा था कि भाई ये ठीक। अभी जैसे आप ये बोला टीटीपीएल से हो रहा है, तो वही हो रहा है कि जैसे ठीक है, हम लोगों ने कॉमन बना रखा है। अच्छा, ये कॉमन है, इस पे बिलिंग टीटीएसएल से भी हो जाएगा। ये टीटीपीएल का है, जैसे ये टर्बो स्मार्ट का है, हाँ। तो ये कोई अलग एप्लीकेशन नहीं है, ये वही एप्लीकेशन है जो हम लोग यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन पर पहले क्या होता था कि भाई सब सेंटर पे अलग अलग एप्लीकेशन चल रहा था। अगर मेरे को ये बर्गर में सर ने बोल दिया, बर्गर में अगर दिनेश भाई ने कॉल करके बोला कि यार मेरे को ना ये चीज यहाँ पर चाहिए, जैसे ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए, तो मैं बर्गर पे डाल के दे रहा था। 2 दिन बाद वापस से दिनेश भाई का कॉल आया, भुवनेश्वर में भी तो कर देना था मेरे को, वहीं पे भी तो चाहिए। और कहीं तो ऐसा भी होता है कि ये सबको यूज, मतलब अगर आपने कुछ सजेशन दिया है तो वो सबको ही चाहिए, सबको ही वो यूज में कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। ठीक। तो मैं अपडेट करता था और कहीं कहीं छूट भी जाता था, और कहीं कहीं उसकी वजह से मतलब बहुत सारे एरर्स भी आते थे मेरे को खुद से, मतलब खुद को भी वो मेंटेन करना थोड़ा भारी पड़ रहा था। तो इसी वजह से ये क्या था कि वो एप्लीकेशन एक ही रहेगा, वो सब सेंटर को अलग अलग से मैनेज कर लेगा। ठीक। तो उस हिसाब से ये हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ कोड्स। एक्चुअली ना ये टाटा एनर्जी डाटा वगैरह बहुत ज्यादा कुछ मेरे को पूरा डिटेल में पता नहीं है, तो इस वजह से ये शायद से आपको ये भी लगेगा ये यहाँ पर क्यों है, वो वहां पर क्यों है, लेकिन ये कॉमन है करते हैं वो है सुनील सर, फाइबर कोड। हाँ, ये नंबर ऑफ कोड्स ये फाइबर कोड ही है। जैसे एक कोर व्यू है, 2 कोर व्यू है, जैसे 2 कोर अगर व्यू है, ठीक है, तो कोर कोड्स जैसे हम लोगों ने ये कुछ डिसाइड किया था कि एक सेकंड आपका स्क्रीन चला गया, किसका आ गया? प्रेम वर्मा कौन है? किसी और का स्क्रीन आ गया है। अच्छा, तो भाई कौन हो ये ब्लैक टी शर्ट? अपना स्क्रीन हटाओ,
प्रेजेंटेशन को ऑफ करो। सुनील जी आप डिस्कनेक्ट करके वापस से प्रेजेंटेशन। हाँ वही कर रहा हूँ, मैंने किया, हो गया। ओके ओके तो ठीक है, ये नंबर ऑफ कोर्स है कि कितनी कोर हम लोग उनको दे रहे हैं। ठीक है, अगर किसी जैसे जैसे अगर लीजलाइन का कोई कस्टमर है और उसको ये सब नहीं डालना है ये सब, तो ये ब्लैंक भी जा सकता है अभी। लेकिन जिसका भी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए, ये आपको ही यूज में आएगा, बहुत यूज में आएगा जब सर्विसेज की बात आएगी। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ कोर्स कोड डाले हैं यहाँ पर। जैसे हर एक कोड का कोड कुछ बनाने की बात हुई थी हमारी, जब ये प्रशांत सर वगैरह के साथ बात जब हुई थी, तब ये बोला था कि हम लोग कोर्स को कोड देंगे, नाम जैसा कुछ, जैसे XYZ ऐसा कुछ, XYZ 1 2 3 4 ऐसा। तो ये कोड हो गया। दूसरा ABC 1 2 3 4। तो ये कोर कोड अगर यहाँ पर डाल देंगे तो ये कस्टमर के साथ बाइंड हो जाएगा, तो वो भी वहां पर उनको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। जब हम लोग सपोर्ट अभी जो जैसे मतलब कहीं पे मैंने भी डिस्प्ले नहीं करवाया है, लेकिन ये जैसे जैसे यूज में आएगा वैसे वैसे मेरे को रिक्वायरमेंट मिलती जाएगी, तो मैं ये सब भी इसमें डाल दूंगा कि कहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, आपको कहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो ये सब अभी इंफॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ, तो अभी इंफॉर्मेशन लूंगा तो मैं आपको दे पाऊंगा कहीं पर भी, अगर मतलब आपको जरूरत है तो इसलिए ये यहाँ पर डाल दिया है। पार्टी सर्किट आईडी, जैसे टाटा वाले सर्किट आईडी देते हैं, उनकी एक सर्किट आईडी टाटा वाले हम लोग को देते हैं कि ये आपकी ये सर्किट जो है उसका सर्किट आईडी ये है। तो ये सर्किट आईडी पार्टी की सर्किट आईडी है, और उसके नीचे डायरेक्ट नीचे हमारी सर्किट आईडी, जैसे वही सर्किट की हम भी यहाँ पर एक नेमिंग कर रहे हैं उसको, तो वो सर्किट का हम भी यहाँ पर एक आईडी दे रहे हैं। तो वो सर्किट आईडी है, वेंडर नेम है, पैकेज नेम अभी मतलब ये 1-2 दिन पहले ही ख्याल आया था। ये लीजलाइन वगैरह के कस्टमर में जैसे अभी तक क्या चल रहा था कि भाई पैकेज में हम लोग लिख के डाल रहे थे। ठीक है, जैसे किसी का 10 Mbps दे दिया तो 10 Mbps LL 1 to 1 ऐसा कुछ लिख लेते थे। तो एक बार ये भी सोचना है कि भाई उसका एक मास्टर बना दे, तो ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये सजेशन में डाल दीजिएगा आप कि भाई यहाँ पर लिखने से ही अच्छा होगा, या फिर पैकेज का एक मास्टर बना के दे दूं। जैसे अभी ये ग्रुप का मास्टर बना के दिया, वैसे एक पैकेज का भी मास्टर बना के दे दूं और उसमें से सिलेक्ट ही करेगा। ठीक है, वेरिएशन कितना आएगा, जैसे बहुत वेरिएशन आ रहा है तो ये लिखना ही ठीक रहेगा, और इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग ये सिलेक्शन डालने से क्या होता है कि भाई एक कंटिन्यूटी रहती है। जैसे 10 Mbps किसी ने इस तरह से डाल दिया और 10 Mbps किसी ने ये 2 स्पेस डाल दिया, तो वो 2 हो जाएंगे 10 Mbps 10 Mbps, तो वो कंटिन्यूटी टूटेगी और डेटा वो गार्बेज ज्यादा रहेगा। लेकिन अभी के लिए तो हम लोग ये लिख के चलने वाला लगा रहे हैं। इंस्टॉलेशन डेट उसका जो भी है वो इंस्टॉलेशन डेट रहेगा। बिलिंग पीरियड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ठीक है, ये बिलिंग पीरियड इस कस्टमर का होगा, सिंगल एक कस्टमर का, ये जो भी कस्टमर होगा उसका बिलिंग पीरियड क्या है, उसका ARC क्या है, ARC और OTC जो भी PO में होगा उस हिसाब से रहेगा कि भाई ARC क्या है और OTC क्या है, उस हिसाब से वो बिलिंग भी कैलकुलेट करेगा कि भाई बिल जब बनेंगे तो वो इस हिसाब से बनेंगे। सुनील भाई उसका, हाँ जी, बिलिंग पीरियड मैंने क्वार्टरली रखा और ARC में एनुअली ही डालना है ना, तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड होके 4 पार्ट हो जाएगा ना। जैसे 1 लाख अगर किसी का ARC है और बिलिंग मैंने क्वार्टरली किया, हाँ, वो कैलकुलेट कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ये एक्सपायरी डेट है, ये है बिलिंग टर्म्स मतलब जैसे अभी टाटा के बिल बनते हैं ना, तो टाटा के बिल में वो लोग कहते हैं, उन लोगों का ये टर्म्स है कि भाई जितना भी उसका बायस है, यूजर्स है, फिर उसका सर्किट आईडी है वगैरह, सब उसके बिल में मेंशन होके आना चाहिए। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर बिलिंग टर्म्स डाला है कि भाई बिलिंग टर्म्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेगी। तो यहाँ पर जो भी हम लोग डालेंगे वो उसका जब बिल बनेगा, इस कस्टमर का जब भी बिल बनेगा, तो ये टर्म्स हमारी
उस बिल में इंक्लूड होके आएगी कि वहां पर टर्म्स जो बिलिंग टर्म्स होती है वहां पर वो प्रिंट होके आएगी। तो ये बिलिंग टर्म्स किसके लिए है? स्टेटस तो सिंपल, एक्टिव एंड डीएक्टिव है। अभी मैं डेटा कुछ भी डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि लाइव ही है, भोपाल का लाइव डेटा ही है। ठीक है, ये कस्टमर का जो पेज है, ठीक है, सर्च पेज यहाँ पर उसका टाइप सिलेक्ट करने के लिए रखा है कि सिर्फ लीज लाइन का जैसे चाहिए, डार्क सर्वे टाटा एनएनआई का सब कस्टमर सब चाहिए। ठीक है, ये टाटा एनएनआई के सब कस्टमर्स है, लीज लाइन के है, जैसे 24 लाइन सिंपल फिल्टर है। इस चीज के इस टाइप के कस्टमर्स का फिल्टर हमको चाहिए, तो सिर्फ कस्टमर टाइप का फिल्टर है और नेम्स का फिल्टर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फिल्टर है। इंफॉर्मेशन उसकी जो हम लोग वैसे उसमें देखते थे पुराने वाले सीआरएम में, तो सेम है, सेम उसमें सिर्फ ये हाँ ठीक है, यूजर नेम वगैरह। अच्छा, इंफॉर्मेशन में पूरा कस्टमर का जैसे अभी तो ये 24 लाइन का है, हाँ ठीक है, तो उसमें उसका यूजर नेम हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ से उसका कस्टमर नेम चेंज कर पाएंगे। ठीक है, कस्टमर नेम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से अगर चेंज कर रहे हो आप कस्टमर का नेम, तो वो 24 लाइन में भी चेंज करने जाएगा। एक दिक्कत सिर्फ उसमें यह है कि सुनील गुप्ता का अगर मैं सुनील गुप्ता होम करता हूँ और सेव करता हूँ, और अगर सुनील गुप्ता होम का अगर 24 लाइन में भी नेम होगा तो वो सेम नेम से नहीं लेगा, क्योंकि वो 24 लाइन सेम नेम से कस्टमर नेम भी, यूजर नेम तो कस्टमर नेम भी नहीं लेता है। ठीक है, उसका एड्रेस वगैरह आ गया। पैकेज यहाँ से है, पैकेज का हम लोग देखते हैं ये उसका चेंज कैसे करना है। आगे तो पैकेज का नेम किस तरह से चेंज करना है, ये पैकेज चेंज नेम ये वही है जब कल किसी ने पूछा था, शायद भिलाई से पूछा था कि अगर बीच में कहीं से अगर कोई अपग्रेड करवाता है, कोई कस्टमर ने के मतलब मंथ के बीच में ही अगर अपग्रेड करवाया तो फिर उसका किस तरह से करेंगे। तो उसका मतलब वो सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। जैसे अभी उसका एफटीटीएच 100 GB और उसका वो अपग्रेड करवाता है तो वो यहीं से कर पाएगा। जैसे ये न्यू पैकेज, ठीक है, ये 100 GB का जैसे 200 GB उसने करवा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा। ये डेट उसकी, ये जो डेट है वो किस दिन इसका एक्सपायर होगा। जैसे अगर आप लोग ये उसको अपडेट करने के बाद उसको ये कस्टमर को ये चाहिए कि भाई मतलब ये 2 दिन और चलेगा, जैसे किसी का पैकेज पूरा शायद से बैंडविड्थ वाला ऐसा बैंडविड्थ वाला होता है, तो वो उसका दिन ऐड होगा या फिर कम होगा, ऐसा कुछ होगा, तो वो यहाँ से वो हम लोग चेंज कर पाएंगे कि उसका एक्सपायरी डेट क्या रहेगा। तो ये एक्सपायरी डेट उसका यही चेंज कर देगा वो 24 लाइन में जाके भी, तो उसका पैकेज चेंज हो जाएगा, एक्सपायरी डेट चेंज हो जाएगा, और उसका जो भी लास्ट बिल होगा, बिलिंग में जो लास्ट बिल होगा वो इसी महीने का होगा अगर, तो वो एडिट मोड में चला जाकर के आपको दिखा देगा वहां पर। जैसे ये है, जैसे इसका हम लोग अभी एडिट कर पा रहे हैं, तो के ममता का अगर आप अपग्रेड करोगे वहां से तो वो सीधा इस मोड में आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा उसका जो भी नया पैकेज होगा, जैसे 200 GB 1 मंथ कर दिया तो वो यहाँ पर नया पैकेज आ जाएगा। अमाउंट वगैरह सेम रहेगा, क्योंकि अमाउंट में वेरिएशन किस तरह से डालना है, कौन सी डेट से कौन सी डेट का, तो वो सिस्टम को अभी तो पता नहीं, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो अभी ये अमाउंट सेम रहेगा, आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। अमाउंट चेंज कर दिया, सेंड बिल रिक्वेस्ट डाल दिया, तो वो जैसे अभी 707 है तो उसको जैसे 200 GB वाला जो पैकेज है वो आपको 1000 में दे रहे हो,
तो यहाँ पर 1000 करके सेंड बिल रिक्वेस्ट कर दीजिए, वो बिल अपडेट हो जाएगा और उसका जो पैकेज जो चेंज होना था वो भी हो जाएगा। तो ये उसके लिए है। अगर एक्सपायरी डेट उसका चेंज करना है तो एक्सपायरी डेट भी सेम यहाँ से हो जाएगा। ये यूजर नेम आ गया, उसका एक्सपायरी डेट अभी कौन सा है वो आ गया, क्या एक्सपायरी डेट रखना है अभी वो आ गया। यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, डेट टाइम सिलेक्ट कर लीजिए और ये रीजन आपको देना पड़ेगा कि भाई क्यों आप उसको एक्सपायरी डेट चेंज कर रहे हो। तो वो वैलिड रीजन यहाँ पर डाल दीजिए और चेंज कर लीजिए, वो एक्सपायरी डेट भी चेंज कर लेगा। तो एक्सपायरी डेट चेंज हो गया, मोबाइल ईमेल हो गया। बिलिंग डिटेल अगर अलग है और जीएसटी नंबर का अभी वैलिडेशन कोई डाला नहीं हुआ है यहाँ पर। एक बेसिक वैलिडेशन है, जैसे उसका जो 15 कैरेक्टर्स होते हैं वो है कि नहीं, उसका जो स्टेट कोड है वो मैच हो रहा है कि नहीं, ऐसी कुछ जो डिटेल्स हैं बेसिक डिटेल्स वो सब यहाँ पर चेक है। लेकिन जीएसटी को आपको खुद से एक बार चेक करना ही है। बाहर के अगर आप यहाँ पर डाल दो तो वो जीएसटी नंबर उसका वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि उसका भी कोई एपीआई मेरे को अभी मिला नहीं है जीएसटी को जैसे मतलब ऑनलाइन वैलिडेट कर सके ऐसा। तो ये उसके लिए है जीएसटी नंबर। व्यू एंड अपलोड पीओ, जो जैसे ये एक टाटा वगैरह का या फिर आईएलएल का जो भी कस्टमर है उसका पीओ रहता है तो वो यहाँ से मैनेज होगा। उसका मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। आईपी एड्रेस हो गया, सेम मैक हो गया। मैक अगर 24 लाइन का है उसके तो मैक यहाँ से रिसेट कर पाओगे आप। मैक एड्रेस अभी करंट जो मैक है वो यहाँ पर दिख रहा है, उसका रिसेट करने यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो आपको आपका वो मैक रिसेट हो जाएगा। और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये अगर है आपके पास अवेलेबल और डाल सकते हो तो ये सभी कस्टमर डाल दीजिए, क्योंकि ये आगे जाके थोड़ा उस पर भी वर्क हम लोग कर रहे हैं कि भाई आपको गूगल मैप के अंदर ही सारे कस्टमर्स दिखा देंगे और उसका क्या क्या अभी स्टेटस है, ठीक है, वो सब भी दिखाने का प्लान है। तो फिर इसलिए ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने यहाँ पर प्रोविजन दे रखा है कि आप हो सके तो इसमें डाल दीजिए, ठीक है। ये हमारा जो कस्टमर का डिटेल्स वाला जो पुराने सीआरएम में था ऑल रिन्यू और एडवांस रिन्यू का, सिर्फ ये एक्स्ट्रा है लेजर भी शायद, हाँ लेजर भी है हमारे पास। उसमें लेजर में सिर्फ एक्स्ट्रा ये डाला हुआ है कि भाई ओपनिंग बैलेंस हमने ना अभी इस साल का तो जैसे अभी क्लोजिंग हो नहीं पा रहा है, क्लोजिंग जब होगा तब उसका भी डाल देंगे। अभी के लिए ये ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारा है लास्ट ईयर का जो स्टार्टिंग था 1 अप्रैल 2019 तब का ओपनिंग बैलेंस है। उसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो भी इनवॉइसेस और रिसिप्ट हुए हैं वो हमको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे 7,670 रुपए का बिल बना था 31/1 को और ये बिल नंबर है उसका, ठीक है। और ये रिसिप्ट बना था उसका ये एक, फिर उसके बाद ये एनएफटी हुआ था और उसका बिल बना था 35 का। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड है तो उसको हम लेने हैं, क्रेडिट साइड है अगर तो हमें देने हैं। शायद से मेरे ख्याल से उस तरफ आएंगे नहीं, ये डेबिट साइड पे होंगे। हमारे यहाँ पर जो भी बकाया राशि होगी कस्टमर के पास वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। उसको हम लोग यहाँ से ये लेकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेजर। उसका अगर कोई टिकट क्रिएट करना है तो ये उसका डॉक्यूमेंट अगर हम लोग अपलोड कर रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट है और अपलोड कर रहे हैं तो उसका भी एक शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे वो सब शॉर्टकट तो वैसे यहाँ है, जैसे ये सब ये एक्सपायरी डेट चेंज करने के लिए, उसका टिकट्स ऐड और व्यू करने के लिए, उसको रिन्यू और एडवांस रिन्यू करने के लिए। डॉक्यूमेंट का यहाँ से निकल जाए, पहले था लेकिन डॉक्यूमेंट का यहाँ से निकल जाए क्योंकि थोड़ा स्पेस मिल जाएगा तो फिर और चीजें हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना कोई ये था नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मैनेज कस्टमर्स, चेंज पासवर्ड हो गया। डिफॉल्ट ऑप्शन अभी वो भी सिर्फ एडमिन्स के लिए है, क्योंकि अगर सबको दे दिया तो फिर वो भी थोड़ा डेटा गार्बेजिंग हो जाएगा फिर, तो इसलिए एडमिन्स को ही दे रहे हैं। ये सब ऑप्शंस है। टिकट टाइप जैसे हम लोग ये
नया टिकट ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है ये RJ45 प्रॉब्लम, लैंड केबल प्रॉब्लम, ये सब यहीं पे आएंगे आपको। ये जैसे ये RJ45 प्रॉब्लम, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम टाइप हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो डिफाइन होंगे सब यहाँ पर। उसको सेम ऐड एडिट डिलीट आप कर पाओगे। ठीक है, ये टिकट टाइप्स है। सेम इनवॉइस आइटम्स हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। कुछ चीजें हम लोग इनवॉइस में डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं, तो ये सब अभी भी यूज मत कीजिएगा। अगर आप यूज कर रहे हो तो ये यूज मत कीजिएगा, जितने हैं उतने यहाँ पर। ठीक है, हम लोग ये निकाल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जैसे एक था कुछ टेलीफोन कनेक्शन चार्ज, तो जो हम लोग अपने इनवॉइस में नहीं दिखा सकते हैं कि टेलीफोन कनेक्शन चार्ज, क्योंकि वो हमारे उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे इतनी जितनी भी चीजें हम लोग प्री डिफाइंड है वही उसमें दिखेंगी। हम लोग यहाँ से इंस्टॉलेशन इनवॉइस आइटम्स नहीं डाल पाएंगे, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे आगे से। ठीक है, और टिकट एक्शंस हो गया, जैसे जो भी हम लोग एक्शन सेम टिकट प्रॉब्लम टाइप जो था उसके साथ जब हम लोग उसको रिजॉल्व करने के लिए जाते हैं, वहां पर जो टिकट एक्शंस लेते हैं सिलेक्ट करते हैं वो टिकट एक्शन सही है। एक्शन टाइप सेम। अच्छा, आईडी प्रूफ कौन कौन से हम लोग दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में। जैसे जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं तो वहां पर आईडी प्रूफ में आधार कार्ड ले रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं, पासपोर्ट ले रहे हैं, वोटिंग कार्ड ले रहे हैं और पान कार्ड ले रहे हैं। आईडी प्रूफ में और एक जैसे 11 शायद से 11 में एक चीज कुछ डाली थी एक्स्ट्रा, जो कि सिर्फ 11 में थी। तो उस तरीके से अगर कुछ है जो आईडी प्रूफ में एक्स्ट्रा ले सकते हैं हम लोग, ये सब एडमिन ही सिर्फ मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा कंटिन्यूसली मैनेज करना जरूरी है इसमें। तो आईडी प्रूफ कुछ अगर एडिशन आपको करना है तो वो ऐड कर पाओगे आप। लोकेशन टाइप, रेसिडेंस प्रूफ सेम, बैंक नेम्स फॉर रिसिप्ट। अच्छा, यहाँ पर जो बैंक नेम हम लोग जब रिसिप्ट डालते हैं, रिसिप्ट पुराने सेरेमनी था जैसे, तो रिसिप्ट डालने के टाइम पर बैंक सिलेक्ट करते थे हम लोग, क्योंकि ये सब सेम बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 तरीके से अगर लिखिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही 4-5 तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही होंगे। तो ये जैसे यहाँ से निकाल देंगे, सिर्फ एक बैंक ऑफ बड़ौदा का वो वहां से सिलेक्ट कर पाओगे आप जब भी रिसिप्ट बनाओगे। सॉरी, रिसिप्ट बनाने के टाइम पर आपको अगर बैंक नहीं मिल रहे, जस्ट आपके जो भी वहां पर ऑपरेटर वगैरह जिसके पास ये राइट है उसको बोलिए कि भाई ये एक बैंक ऐड करवा दो, वो करवा देगा, आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, लोकेशन टाइप में भी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ से। ये डिफॉल्ट ऑप्शन जो भी है, मतलब हम लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं कि भाई यहाँ पर से सिर्फ सिलेक्ट करना है, ऐड नहीं करना है कोई, तो वो सब डिफॉल्ट ऑप्शन हम लोग वो यहाँ से मैनेज करना है डिफॉल्ट ऑप्शन से। ये तो सिर्फ हो गया, फिर लॉग ऑफ। आगे जाते हैं इंस्टॉलेशन में। इंस्टॉलेशन में है इंक्वायरी। ये सब इंक्वायरीज जो पहले से डाल रखी है, एक इंक्वायरी ऐड करके सेम अभी तो ये जितना यूज में था इंक्वायरी का वही सेम है कि भाई कस्टमर का नेम डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया, कांटेक्ट पर्सन डाल दिया, फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल दिया। इंक्वायरी डेट एंड टाइम, जब उसका ये जब हम लोग एंट्री करते हैं उस टाइम पे नहीं, उसका इंक्वायरी जब आया था उस टाइम डाल, ये टाइम डालना है आपको। जैसे अगर कल इंक्वायरी आपको आया था और एंट्री अब आज कर रहे हो, तभी उसको यहाँ पर डेट जो है इंक्वायरी डेट और टाइम वो कल का ही डालना है कि भाई ये कल आई थी। क्योंकि क्या होता है कि भाई ये कभी भी कस्टमर आके चिल्लाता है, मैं 2 दिन पहले बोल के गया था और हुआ था। यहाँ पर मैंने कहीं पे एग्जाम्पल ये देखा था कि कस्टमर ने आके बोला था कि मैं 2 दिन पहले से बोल के गया, मेरे यहाँ कोई देखने भी नहीं आया है। और इंक्वायरी जब खोली उनकी तो उनका डेट था आज का, तो फिर वो थोड़ा रॉन्ग हो जाता है कि भाई कस्टमर 2 दिन पहले आया था और यहाँ पर हमारे इंक्वायरी मिली थी आज की डेट में। तो जब भी इंक्वायरी आया था तब भी का उसमें डेट लगेगा, ताकि ये पता चले कि भाई इसका कितना हम लोग डिले चल रहे हैं।
ठीक है, ये शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स में वेब से आया है, वेबसाइट देख के आया है, डायरेक्ट सेल्स टीम से आया है, बिजनेस पार्टनर से आया है या वॉक इन कस्टमर है। अगर बिजनेस पार्टनर अच्छा, यहाँ पर एक सॉरी थोड़ा इश्यू है। अगर बिजनेस पार्टनर से आया होगा तो यहाँ पर और एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स आएगा, मैं भी वो चेक कर लूंगा। और एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा जहाँ पर हम लोग, अच्छा हाँ, वो मैंने सॉरी निकाला था, वो इसलिए निकाला था क्योंकि बिजनेस पार्टनर हम लोग वो सिलेक्शन से डालेंगे अभी। जैसे उसका भी एक जैसे बिल्डर्स वगैरह है और वहां से कुछ आ रहा है तो फिर वो पार्टनर्स हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे ग्रुप हम लोगों ने कस्टमर के लिए ग्रुप बनाया था, ये मैनेज ग्रुप वाला, वैसे उसका भी एक मास्टर बनेगा जो कि हम लोग वहां पर मैनेज करेंगे और यहाँ पर उसका सिलेक्शन आएगा कि भाई कौन सा बिजनेस पार्टनर से आया है, क्योंकि वहां पर थोड़े टर्म्स बदल जाते हैं बिलिंग के वगैरह के, तो उस हिसाब से इसको यहाँ पर रखा है। अगर उसका कुछ नोट है, नोट मतलब किसी ने ये बोल दिया कि भाई अगर उसको फॉलोअप के लिए आओ या फिर फिजिबिलिटी चेक करने के लिए आओ तो 2 दिन बाद आना या फिर शाम को 4 बजे के बाद आना, ऐसा अगर कुछ कहा है तो वो नोट में डाल सकते हो आप, ताकि जो इंजीनियर वहां पर जिसको हम लोग असाइन कर रहे हैं, जैसे ये सागर को असाइन कर जाए तो सागर को भी पता चले कि अच्छा हाँ, ये इंक्वायरी के लिए तो ये बोला है कि 4 बजे के बाद जाना है, तो हम लोग 4 बजे के बाद जाएंगे, तब तक कोई और काम खत्म कर लो। तो इस हिसाब से ये इंक्वायरी डालना है। इंक्वायरी का ये आई थिंक फंक्शन, ये पता नहीं कि मतलब इतने सारे, हाँ अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा होगा ऐसे, लेकिन अभी ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये है इसका जो रिस्पॉन्ड है, जैसे ये फेब 8 का जो इंक्वायरी है वो 23/5/2019 का है, तो अगर कनेक्शन करना होता वो हो गया होगा या फिर किसी वजह से फिजिबल नहीं आया होगा तो रिफ्यूज हुआ होगा, तो उस हिसाब से उसको ये रिस्पॉन्ड कर देना है एक बार। ठीक है, ये कस्टमर नेम फेब 8 आ गया, ISBT भोपाल, उसका सब्जेक्ट आ गया। स्टेटस में अभी क्या डालना है, कंप्लीटेड या रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड अगर है तो उसका भी एक नोट डालो कि भाई उसका रिफ्यूज किस वजह से हो रहा है और सबमिट कर दीजिए। तो वो ये जो सब लाल लाल वाले हैं, यहाँ पर ये रेड इसलिए है क्योंकि ये उसका शायद से 3 दिन के बाद ये रेड हो जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई फॉलोअप नहीं हुआ है। अगर फॉलोअप हुआ है उसका मतलब रिफ्यूज हो गया है या फिर फिजिबल हो गया है तो फिर वो ठीक है, वो यहाँ से वैसे भी निकल जाएगा। लेकिन रेड हो रहा है मतलब ये 3 दिन से उसका कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है, तो इसलिए वो रेड है। अगर यहाँ से हम लोग रिफ्यूज भी कर देंगे तो वो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर है रिफ्यूज में और क्लोज, तो ये पेंडिंग से निकल जाएगा, ताकि पेंडिंग में सिर्फ उतने ही हो जितने की हम लोगों को आगे उसका फॉलोअप लेना है या फिर उसका फिजिबिलिटी चेक करना है, जो कुछ भी है उसका एक्शन लेना है वो ले सकें। ठीक है, अगर उसका फिजिबल आ रहा है, उसका इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन हो गया है, तो उसका रिपोर्ट आएगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन ये इंक्वायरी और ये इंस्टॉलेशन के बीच में जो कुछ भी आया है, जैसे सर ने आई थिंक आज सुबह की मीटिंग में बोला था कि भाई मटेरियल भी वहीं से मैनेज होगा CRM से, तो वो उस हिसाब से ये बनाया गया था कि मटेरियल इश्यूड, अगर कोई फिजिबल आ रहा है तो फिजिबल होने के बाद इश्यू कौन कौन सा मटेरियल्स उसको इश्यू किए गए हैं, कौन कौन से चीजें वहां पर इंस्टॉलेशन में लगी है, तो वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो आपको थोड़ा इजी रहेगा, प्लस वो भी आपको पता चलेगा कि इन्वेंटरी कहाँ पर कितने यूज हो रही है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से बनाया गया था कि फिजिबिलिटी का डिटेल्स जो भी है वो आएगा। थोड़ा उसका फ्लो में थोड़ा मेरे को दिक्कत हो गया था, तो उस वजह से ये उसको हमने छोड़ दिया था, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन रिपोर्ट पे चले गए थे। तो जैसे ही इंस्टॉलेशन होता है उसका इंस्टॉलेशन रिपोर्ट भरेंगे। जैसे ये हो गया, उसका इंस्टॉलेशन इंजीनियर कौन है, मेंटेनेंस इंजीनियर कौन है, इंस्टॉलेशन डेट क्या है, जिस दिन इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन डेट भी परफेक्ट डालिएगा कि मतलब जिस दिन इंस्टॉलेशन हुआ है वही डेट रहेगा उसका। आपको तो पता है जैसे अभी मतलब DOT वाला सब चल रहा है, तो इंस्टॉलेशन डेट ठीक से डालिए, जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है डाल के अपडेट कर दीजिए। मैम ने शायद से शेफाली मैम ने शायद से ये कल बताया ही था
ठीक है, सेम पुराने सीआरएम में जो है वही है, एड्रेस डाल दिया, लाइन 1 2 सिटी और स्टेट डाल दिया और अपडेट कर दिया। सेम एड्रेस अगर बिलिंग भी है तो फिर कॉपी टू बिलिंग एड्रेस करके अपडेट कर दिया। कस्टमर नेम, ये कस्टमर का ये पर्सनल इन्फो है, वो है कस्टमर नेम, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये इंक्वायरी से आ जाएगा। ये सब तो इंक्वायरी से आ रहा है, जो ये इंक्वायरी में हमने डाला था। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ गया। बर्थ डेट डालना है, उसका रीजन अगर कहीं पे अगर हम लोग रीजन 2-3 बना रहे हैं, ठीक है, अभी तो सब जगह पे शायद से एक ही है, तो ये रीजन और जीएसटी नंबर, सेम जीएसटी नंबर का कुछ वो डाल रखा है हमने वैलिडेशन, तो वो वैलिडेट करेगा। अभी जैसे ठीक है, तो इनवैलिड जीएसटी नंबर और स्टेट कोड मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ वैलिडेशन है जो डाल रखे हैं। बाकी आई सजेस्ट कि एक बार जीएसटी नंबर बाहर पोर्टल पे जाके भी चेक कर लो अगर यहाँ पर डाल रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद ये यूजर नेम अगर नहीं डाला है तो ये बोल रहा है यूजर नेम मस्ट बी सेव्ड बिफोर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, प्लीज एंटर यूजर नेम एंड सेव सर्वर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। तो ये जो है यहाँ पर यूजर नेम सिर्फ आपको यूजर नेम वही क्रिएट करना है, ये जरूरी नहीं है, बट कोई भी एक जैसे आप उसको एक यूजर जैसे सेबार्ट, ठीक है, ये यूजर नेम डाल के हम लोग जा रहे हैं। ये बता दिया उसने कि यूजर नेम अवेलेबल, ये 24 लाइन में चेक करेगा कि ये सेम यूजर नेम है कि नहीं। अगर बन गया है तो वो एरर देगा कि यूजर नेम नॉट अवेलेबल, प्लीज दूसरा टाइप कीजिए। तो अभी तो ये अवेलेबल है, ठीक है। पासवर्ड है, पैकेज नेम डाल दिया, उसका जो भी पैकेज सिलेक्ट करना है वो सेम 24 लाइन से आप लोग को डेटा मिल रहा है। बैंडविड्थ पॉलिसी, पैकेज आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे वो बैंडविड्थ पॉलिसी वगैरह चेंज कर लेगा, ठीक है। तो जैसे भी हम लोग ये पैकेज सिलेक्ट करेंगे ये बैंडविड्थ पॉलिसी चेंज कर लेगा। जितने टाइम पीरियड का वो पैकेज होगा उस हिसाब से ये पैकेज की स्टार्ट डेट और एंड डेट, पैकेज की स्टार्ट डेट आज की ले रहा है और उस हिसाब से वो एंड डेट भी ले रहा है, ठीक है। फुल सिलेक्ट कर लिया, भोपाल पीपीओई जैसे, और अपडेट, ठीक है। तो ये सेव हो गया। ये उसके बाद ये आपको ये अपलोड डॉक्यूमेंट करने देगा। ऑल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट यूजर ऑन सर्वर, प्लीज अपलोड डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो ये सिस्टम अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो उस हिसाब से करना होगा कि पहले सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर बटन आएंगे क्रिएट 24 लाइन यूजर और क्रिएट ILL या फिर और टाइप के अगर कोई यूजर होगा तो वो बटन सिर्फ और सिर्फ आपको तब दिखाई देंगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड का सेम है। अगर ये पेज अगर आप मोबाइल से खोल रहे हो तो वहां पर भी आप डायरेक्ट कैमरा से क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास स्कैन कॉपी नहीं है और डॉक्यूमेंट अगर उससे अपलोड करने हैं मोबाइल से तो आप कर सकते हो, लेकिन शायद बेहतर यही रहेगा कि आप स्कैन करके डालो, ताकि जैसे क्लिक करने में से ऐसा होगा कि भाई बहुत सारी चीजें रीडेबल नहीं होगी। तो बेस्ट ये रहेगा कि अगर हो सके तो स्कैन कॉपी ही डालिए वहां पर, ठीक है। यूजर तो क्रिएट करके कल मैडम ने, शेफाली मैडम ने दिखाया था, वैसा ही है सेम। क्रिएट 24 यूजर पर क्लिक करोगे तो एक यहाँ पर ऊपर मैसेज आ जाएगा कि भाई ये यूजर नेम है, उसका आईडी है, जैसे 24 लाइन में A000 समथिंग करके जो नंबर जनरेट होता है वो आईडी आएगा, उसका यूजर नेम भी आ जाएगा और जनरेट करके आ जाएगा। और जैसे ही वो यूजर आप यहाँ से जनरेट होगा वो आपको सेम कस्टमर वाले लिस्ट में जो है हमारा यहाँ पर भी तुरंत ही आ जाएगा, वो तुरंत अपडेट कर लेगा डेटाबेस। जैसे अगर आपका 24 लाइन से सिंक जो है यहाँ पर आ जाएगा, चाहे ये वाला जो सिंक है ये जैसे 3/51 को हुआ था लास्ट, ठीक है, लेकिन यूजर हमने अभी क्रिएट किया तो चाहे ये टाइम पुराना है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक कस्टमर जो है वो वहां से फैच करके हमारे कस्टमर वाले लिस्ट में डाल देगा। तो भले ही पूरा डेटाबेस सिंक नहीं हुआ है 24 लाइन से, लेकिन वो कस्टमर सिंक हो जाएगा। तो आपको उसके लिए वापस से रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, वो कस्टमर डायरेक्टली आपको यहीं पे मिल जाएगा।
इंक्वायरी। उसके बाद आता है सपोर्ट। सपोर्ट भी सेम है। सपोर्ट में अभी कोई चेंजेस नहीं किए हुए हैं, सेम सब चीजें हैं। ऐड न्यू टिकट, एडिट टिकट, ये जो है आई डोंट नो सब कोई यूज कर रहा है कि नहीं। ये ट्रांसफर है। ट्रांसफर इसलिए है कि भाई जैसे ये जो टिकट है ये असाइन किया गया था, जैसे ये मीत को असाइन किया गया था, तो मीत के पास ऑलरेडी 1 2 3 पेंडिंग है और नवल फ्री हो गया है। तो उसको अगर जैसे ये वाली टिकट हम लोग नवल को देना चाहते हैं, तो ये हो गया कि भाई ये टोकन नंबर है उसका, ये असाइन मीत को हुआ था और नया हम लोग अभी उसको नवल को दे रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर कर दो तो वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा नवल को। नवल को भी मैसेज जाएगा कि भाई ये टिकट अब आपको असाइन हुआ है, ये नंबर का टिकट। ठीक है, टिकट को अगर आप कुछ एक्शन लेते हो, मतलब वहां पर कस्टमर का कॉल पे ही कुछ बात हो गई और वो हो गया, रिजॉल्व हो गया, या फिर आप कस्टमर एंड पे विजिट करने जा रहे हो, वहां पर क्या क्या एक्शन लिया हुआ है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो वो ठीक है, वो एक्शन डाल दिए। अगर सॉल्व नहीं भी हुआ है तो वहां पर क्या क्या चीजें आपने की और क्या क्या हुआ, वो सब डाल के भी एक बार पेंडिंग में भी एक एक्शन डाल दीजिए, ताकि पता चले कि वहां पर अच्छा ये चीजें हो चुकी है, ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, एक बार गए भी थे लेकिन चलो घर बंद था ऐसा। तो ये सब भी एक्शन डाल दीजिए ताकि पता चले कि भाई ये टिकट तो ये एक्शन लिए गए। वापस अगर कस्टमर का कॉल भी आए तो हम लोग एक बार बात कर सकते हैं कि भाई हाँ आपके घर बंदा आया था, ये सब हुआ था, भले ही आपके टिकट पेंडिंग हो। तो ये एक कुछ भी किया हो तो एक एक्शन उसके ऊपर डाल दीजिए, चाहे पेंडिंग तो पेंडिंग में, उसका नीचे स्टेटस जो है वो आप भले पेंडिंग रख लीजिए। सॉरी, ये थोड़ा टेस्ट करने का थोड़ा मौका कम मिला है, तो ये थोड़ा बहुत रहेगा, 1-2 दिन में सब सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक्शन टाइप में हो गया क्लाइंट विजिट, ऑन कॉल, पावर एडेप्टर कनेक्ट, कॉन्टेक्ट लूज। ठीक है, ये शायद से किसी ने डाल दिया है लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। क्लाइंट विजिट और ऑन कॉल। ठीक है, ऑन कॉल मतलब ये टेलीफोनिक कॉल से ही अगर कुछ सॉल्व हो गया है तो वो ऑन कॉल हो गया। और क्लाइंट विजिट है तो क्लाइंट विजिट अटेंडेड बाय मीत को असाइन है तो फिर मीत का नाम आ गया है। अगर कोई और गया है तो उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। अटेंड बाय 2 मतलब अगर कोई बंदा उसके साथ जाता है, मीत के साथ कोई एक और भी लड़का गया था तो उसका नाम यहाँ पर रहेगा कि भाई कौन उसके साथ गया था। एक्शन टेकन, क्या एक्शन लिया था, एक्शन टेकन डेट कब लिया था, उसका स्टेटस क्या है। जैसे अगर आपने वहां पर कुछ चेंजेस करके देखे कि भाई ठीक है, न्यू पावर केबल स्टेशन, आपने नया पावर केबल डाल दिया, फिर भी अगर नहीं सॉल्व हुआ है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये पेंडिंग स्टेटस में ही रहेगा। और एक यहाँ पर आपके ये रहेगा कि एक नोट डाल दीजिए भाई वहां पर क्या क्या हुआ था, दिक्कत है जिसकी वजह से अभी भी पेंडिंग है। और अगर सॉल्व है तो वो सॉल्व में जाएगा और सबमिट कर दीजिए, वो टिकट सॉल्व में निकल जाएगा। ठीक है, टिकट नया जनरेट होता है तब एक एसएमएस जाता है कस्टमर को कि भाई ये आईडी से आपका एक कंप्लेंट जनरेट हुआ है, समवन विल अटेंड सून, ऐसा करके एक मैसेज जाता है। और जैसे ही ये आपका पेंडिंग से रिजॉल्व का, पेंडिंग का अगर नया एक्शन आपने डाला और पेंडिंग का डाला तो नहीं जाता है, लेकिन अगर आपने सॉल्व में डाल दिया तो वो तुरंत कस्टमर को एक मैसेज जाएगा कि भाई आपका कंप्लेंट ये सॉल्व, ये टोकन नंबर से जो कंप्लेंट था वो सॉल्व हो चुका है।
तो ये है डिलीट का बटन सिर्फ एडमिन को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज है देखने के लिए, ये सब ऐसे मिलेंगे आपको क्या क्या एक्शंस लिए थे। जैसे ये टिकट है, तो ये टिकट जब सॉल्व हुआ था तब उसका क्या क्या एक्शंस लिए थे, ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये चीज सॉल्व कहाँ से हुआ था, ये एक ही जगह से एंट्री हो रही है, तो मतलब ये वहीं से सॉल्व हो रही है। बट अगर आप कस्टमर एंड से सॉल्व कर रहे हो तो वहीं से डाल दीजिए, तो मतलब ये पता चलेगा कि हाँ चलो कस्टमर की वहां गया था ये बंदा और उसने ये एक्शंस लिया और सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये हो गया टिकट्स में अगर तो नहीं ठीक है, तो का नंबर से डिटेल्स में जा रहा है। यहाँ पर कस्टमर का अगर डिटेल चाहिए तो कस्टमर का डिटेल यहाँ से मिल जाएगा आपको। कस्टमर के नाम के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो जैसे उसका कुछ पैकेज वगैरह तो अगर देख पा रहे हो तो वो यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, टिकट्स में भी सेम है, ये रेड कलर की है, मतलब उसको 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं कि भाई उसको उसके बाद भी वो सॉल्व नहीं हुई है, तो उस वजह से ये रेड में है। तो हाई प्रायोरिटी पे थोड़ा उसको देखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ये आ रहा है रिन्यूअल। रिन्यूअल के लिए एक एक्सपायरी रिपोर्ट जैसे पुराने सीआरएम में हुआ करता था वैसा ही है कि भाई उसका एक्सपायरी डेट ये है, उसका अच्छा ये जो है वो उसका एडवांस रिन्यूअल डाल रखा है ऑलरेडी 1/4/2020 को 11 बजे। ठीक है, इसका भी एक्सपायरी डेट ये है और उसका एडवांस रिन्यूअल डाल रखा है। इसका एक्सपायरी डेट ये है, इसका कोई एडवांस रिन्यूअल अभी तक नहीं डाला गया है, तो ये एक्सपायर होगा। इसका तो ये एडवांस रिन्यूअल हो जाएगा और रिन्यू होकर उसका बिल भी बन जाएगा। तो ये है, ये शायद से सब अच्छा हाँ ये 24 ऑनलाइन का है। तो लीज लाइन होगा या 24 लाइन होगा, उसका अगर एक्सपायरी डेट ठीक से होगा तो वो सब हम लोगों को साथ में दिखाई देगा कि एक्सपायरिंग इन 1 डे 2 डे। अगर हम लोग 3 डे डाले तो अगले 3 दिन में जितने एक्सपायर होने वाले हैं वो सब लिस्ट यहाँ पर मिलेंगे आपको। और एक्सपायर अगर डाल रहे हो तो पिछले 3 दिनों में जो भी एक्सपायर हो चुके हैं, जैसे ये अभी के 3 दिनों में लास्ट 3 डेज जो है 29, 30, 31, ये इतने दिनों में जितने एक्सपायर हो चुके हैं ये उनका लिस्ट है। ठीक है, 90 डेज तक का हमने दिया है, 90 डेज तक का तो जरूर पड़ेगा, लेकिन ये 90 डेज तक का हम लोगों ने फिल्टर दिया हुआ है कि भाई इतने दिन के अंदर जितने भी एक्सपायर हुए होंगे या फिर एक्सपायर होने वाले हैं उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। और ये जो भी एडवांस रिन्यूअल डाले हैं हमने तो उसका भी लिस्ट यहाँ पर एडवांस रिन्यूअल में मिल जाएगा। इतने एडवांस रिन्यूअल डाले हैं, ये डन वाले जो भी मतलब हो चुके हैं, जितने हो चुके हैं उसका ये एक्सपायर डेट का रिन्यूअल सेट कब का किया था और कब ये उसका रिन्यू हुआ था। तो ये डन वाले हैं, जितने भी हो चुके थे एडवांस रिन्यूअल वहां से रिन्यू हो चुके थे सिस्टम से। तो ये है नॉट डन, जितने मतलब अभी बाकी है, और ऑल। तो ये है सिंक सर्च है। ठीक है, ये खुलता। तो ये मिलेगा आपको एडवांस रिन्यूअल का लिस्ट। ठीक है, और एक चीज है, हम लोग जैसे रिन्यूअल करते हैं, किसी का अगर रिन्यू करना है हम लोग को तो सर्च किया, अच्छा सर्च में हम लोगों ने ये सब जैसे कस्टमर का जो लिस्ट था तो उसी की तरह उसके सब जो भी एक्शंस हैं हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखे हैं कि भाई टिकट ऐड करना है या फिर व्यू करना है, रिन्यू करना है, इसका एडवांस रिन्यू डालना है या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में भी यहाँ पर 0 है, मतलब उसका कोई डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। उसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो यहाँ पर सिस्टम में अपलोड नहीं हुआ है। एक्सपायरी डेट चेंज करने का भी बटन है यहाँ पर। स्टेटस में उसका ये है
तो ये अभी एक्टिव है, ऑनलाइन है और इस आईपी एड्रेस पे कर रहा है। ठीक है, ये है एक्टिव बट ऑफलाइन है, इसका यूजर तो एक्टिव है लेकिन ये ऑफलाइन है, अभी कनेक्टेड नहीं है। ये तो डीएक्टिव है और ये भी डीएक्टिव है, दोनों ऑफलाइन है। सेम चीजें सब एड्रेस पूरा जो कस्टमर का डिटेल है उसका नेम, यूजर नेम, पैकेज, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डाल रखा है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कांटेक्ट के लिए दी गई है, क्योंकि अगर किसी का जैसे ये है डीएक्टिव है, उसको कॉल करना है तो यहाँ से नंबर लेके कर सकते हो आप। ये जैसे कल उन्होंने पूछा था किसी ने कि भाई एक्टिव है और ऑफलाइन है तो उसका लिस्ट मिल जाएगा। ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, 2-3 दिन का टाइम दीजिए तो मैं पूरा ये इसी तरह का लिस्ट दे दूंगा जिसमें सिर्फ ऐसे यूजर्स होंगे, मतलब आप फिल्टर कर पाओगे कि भाई ऑनलाइन, ऑफलाइन, एक्टिव, डीएक्टिव वगैरह का फिल्टर जो भी है वो आप वहां पर कर पाओगे। या फिर ऐसा करेंगे कि भाई ये जो कस्टमर्स का लिस्ट है यहीं पर ज्यादा फिल्टर दे देंगे, जैसे सर्च और कस्टमर टाइप का जो 2 फिल्टर सिर्फ डाले हो तो यहाँ पर एक्टिव डीएक्टिव का भी वो फिल्टर डाल देंगे। ठीक है, तो वो मिल जाएगा आपको, ये पॉसिबल है, कर सकेंगे। इनवॉइस रजिस्टर सेम थोड़े प्रीडिफाइंड दिया है, जैसे दिस मंथ, प्रीवियस मंथ, लास्ट मंथ। प्रीवियस मंथ अगर हम लोग कर रहे हैं तो 1 दिन से 31 दिन का दे गया और रिफ्रेश कर दिया। ये सब बिल्स आ गए, समरी आया उसका, सब बिल्स आ गए। सेम डाउनलोड है, व्यू कर सकते हो आप। अरे रिसिप्ट का ये एक निकाल दिया है, पहले था लेकिन मैंने अब निकाल दिया है क्योंकि अब ये अगर बिल नहीं जनरेट हो रहा है तो उसका रिसिप्ट भी नहीं बनेगा, क्योंकि 1-2 केसेस ऐसे आए थे कि बिल का रिसिप्ट उसमें बन गया था लेकिन वो बिल फिर डिलीट हो गया था, कैंसिल करवा दिया था, तो वो रिसिप्ट फिर चेक नहीं होगा, मिलेगा नहीं कहीं पर भी वो रिसिप्ट। तो उस वजह से यहाँ से निकाल दिया गया है। इसमें से आप मतलब इन सब का रिसिप्ट जनरेट कर पाओगे यहीं से डायरेक्ट। और इनवॉइस को यहाँ से आपको अगर व्यू करना है कि तो उसका इनवॉइस किस तरह से बना है तो वो सिर्फ व्यू करने के लिए यहाँ पर है। डाउनलोड करना है, ओके। ये सेशन होने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा कि अभी क्या है वो एक बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन करता है तो वो परमिशन नहीं है उसको सर्वर पर रन करने के लिए। वो रैंसमवेयर आया था तब सब परमिशन निकाल दिए थे अभी उसको भी निकाल रखा है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। सुनील, आवाज ड्रॉप हो रही है। हाँ अभी ठीक है। सुनील, आवाज ड्रॉप हो रही है। ओके, अभी आ रही है। हाँ अब ठीक है। ओके 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 ठीक है। तो ये एक समरी है। अगर यूजर का लेजर अच्छा हाँ यूजर का लेजर दिखा दिया। अब ये जो पेंडिंग है ये सिर्फ इस बिलिंग के रिगार्ड है। जैसे ये वाला जो बिल है 1534 रुपए का तो उसी का पेंडिंग दिखा रहा है, ये ओवरऑल पेंडिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये 0 दिखा रहा है, मतलब इसका 7080 का इस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट आ गया होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 0 दिखा रहा है क्योंकि जैसे इसका भी 2005 का पेमेंट आ गया होगा तो वो 0 दिखा रहा है। अभी इसका पेमेंट बाकी है तो ये सिर्फ इस इनवॉइस के लिए 2000। अगर उसका प्रीवियस इनवॉइस भी कोई बाकी होगा तो वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, आपको लेजर में मिल जाएगा क्योंकि उसके कितने कितने कुछ पेंडिंग है। हाँ ठीक है, ये जैसे इस इनवॉइस के अगेंस्ट में 2000 और इसके 2000 4000 टोटल पेंडिंग बोल रहे हैं उसके। ठीक है, तो ये पेंडिंग सिर्फ और सिर्फ इस इनवॉइस के अगेंस्ट में दिखा रहा है।
और टोटल मंथ का पेंडिंग जो है वो यहाँ पर दिखाएगा आपको। ये जैसे ये 159 इनवॉइसेस है, टोटल इनवॉइस बिलिंग कितना हुआ है, ये जो है ये रिसिप्ट बने हुए हैं, 42 रिसिप्ट बनी हुई है, 1,23,790 रुपए का रिसिप्ट बना हुआ है, और ये जो है ये अभी पेंडिंग बोल रहा है। तो ये इस मंथ का ही है, सिर्फ जितना डेटा हम लोगों ने यहाँ पर फिल्टर किया हुआ है उतना ही डेटा के लिए है। ठीक है, सर्च में भी सेम आप जैसे ये जींस पे आ गया, तो सर्च के लिए है, आप यूजर नेम डाल दो, यहाँ पर यूजर नेम डाल दीजिएगा, कस्टमर का नेम डाल दीजिएगा, वो दोनों से सर्च कर लेगा कि भाई अगर कस्टमर नेम में भी अगर वो फ्रेज आ रहा है तो वो सर्च कर लेगा, और यूजर नेम में अगर आ रहा है तो वो उसका भी सर्च कर लेगा। और ये जैसे हम लोग अभी फिल्टर कर रहे हैं 25, तो इतना अगर डेटा हम लोगों को डाउनलोड भी करना है तो एक्सेल फॉर्मेट में हम लोग डाउनलोड कर पाओगे आप यहाँ से। मोस्ट ऑफ जगह पर मैंने ये एक्सेल डाउनलोड डाल दिया है। अगर नहीं भी कहीं पर अगर नहीं भी है तो आई एम ट्राइंग कि सभी जगह पर जहां पर भी ऐसा लिस्ट आ रहा है वहां से आपको डाउनलोड का बटन मिल जाए। ऐसा ही जैसे कस्टमर का लिस्ट हो गया है वैसा, तो वो सब जगह पर मैं आपको ये डाउनलोड का बटन दे दूंगा। मोस्ट ऑफ सब जगह पर आपको मिल जाएगा। ये इनवॉइस जो रिसिप्ट सेम रिसिप्ट रजिस्टर है कि भाई कौन कौन सी रिसिप्ट बना है आपका करंट मंथ में, प्रीवियस मंथ में। तो रिसिप्ट का एक रजिस्टर बनाया हुआ है कि भाई रिसिप्ट सिर्फ रिसिप्ट जो वहां पर आपको दिखेगी कि भाई कौन कौन से रिसिप्ट बने हैं अभी। ठीक है, अच्छा, पेयू मनी से अगर किसी का पेमेंट आता है तो ये पेयू मनी से डायरेक्ट रिसिप्ट बन जाएगा। ये रिसिप्ट डायरेक्ट बना होगा जब भी मतलब जैसे ही कस्टमर पेमेंट करता है तो कस्टमर के पेमेंट करने के तुरंत बाद ही यहाँ पर ये रिसिप्ट बन जाएगा, उसके अगेंस्ट में बनेगा। जैसे इसको अच्छा, हाँ, ये प्रिंट नहीं करने देगा अभी PDF। ठीक है, तो वो उसका इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको वो पेयू मनी के टाइटल में उसको मिल जाएगा रिसिप्ट तुरंत ही। एंट्री उसका कोई एंट्री आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये कैश या फिर चेक NFT से आया होगा तो वही रिसिप्ट आपको यहाँ पर डालना होगा। ये जो रिसिप्ट रेफरेंस नंबर, अगर आप फिजिकल रिसिप्ट किसी को दे रहे हैं वहां से फिजिकल रिसिप्ट दे रहे हैं अपने सेंटर से, तो उसका कुछ रेफरेंस नंबर अगर होगा तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, जिससे कि आपको अगर कहीं पे कुछ ढूंढना है तो वो इजी रहेगा। तो रिसिप्ट नंबर का रेफरेंस नंबर आपको आपके पास यहाँ पर होगा। अच्छा, रिसिप्ट डालने के लिए रिसिप्ट में डालता हूँ, नया रिसिप्ट में डालता हूँ जैसे कि इसको डिलीट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर उसका अभी जैसे ये 2005 का इनवॉइस बना था और उसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट नहीं आया तो 2005 का पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, उसका रिसिप्ट देखने के लिए यहाँ पर ये जो ऊपर का ब्लॉक है इतना, ये करंट रिसिप्ट के लिए है, जितना भी मतलब रिसिप्ट अभी बना होगा उसके लिए। और ये जो वाला है ये ओल्ड रिसिप्ट के लिए है, मतलब किसी का कोई ओल्ड अगर रिसिप्ट इसका बना है तो वो यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर अगर कोई रिसिप्ट नहीं बना है तो क्लिक हियर टू जनरेट न्यू रिसिप्ट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो ठीक है, वो जिस इनवॉइस पे हम लोगों ने क्लिक किया था उसका रिसिप्ट बनाने के लिए, वो इनवॉइस यहाँ पर सिलेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, अगर वो वहां से 2005 की जगह पर
समझो 4,010 रुपये लेके आ गया, क्योंकि उनका एक पिछला भी बाकी था पेमेंट। तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हो, जैसे इसका 2005 है तो उसका तो ये 2005 हो गया। ठीक है, ऐड मोर आइटम्स टू दिस रिसिप्ट, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये और एक आ जाएगा, इसका नेम ठीक है। तो उसका यूजर नेम सिलेक्ट करने से उसके जितने भी बिल होंगे पेंडिंग वो यहाँ पर दिखाई जाए। आई डोंट नो, मैं उसका यूजर नेम मैंने देखा नहीं, मैं भूल गया, तो मैं यहाँ पर नहीं डालता हूँ। अगर उसका यूजर नेम यहाँ पर डालोगे तो वैसे ही उसका सब जितना भी इन्वॉइसेस होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। आप जस्ट सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर कोई ऐसा भी है कि उसका 3-4 यूजर चल रहा है तो वो सब भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जैसे सुबी गंगवार जो है उसका घर पे भी एक कनेक्शन चल रहा है और दोनों का पेमेंट साथ में वो दे रहा है, तो सुबी गंगवार यहाँ पर एक ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आ गया, और उसका जो दूसरा यूजर है वो यहाँ पर सर्च करोगे तो उसका भी यहाँ पर बिल सब आपको रिफ्लेक्ट होंगे। वो डाल दिया, ऐड बिल कर दिया, ठीक है। तो वो ये दूसरा बिल भी ऐड हो गया, उसका है 3,540। ठीक है, तो ये 3,540 और 2,005 मिला के 5,545 रुपये होते हैं। तो वो ये हो गया, यहाँ पर अमाउंट हो गया। कैश अगर कैश है तो फिर डायरेक्ट कैश डाल के पे डेट डालना है। रिसीव्ड बाय में कई जगह पर मैंने ये देखा है कि मेरा भी नाम होता है, तो भाई सुनील डेवलपर सिलेक्ट होके आ जाता है। मैंने कई सारी ऐसी रिसीप्ट देखी है जबकि मैंने कहीं से भी पेमेंट नहीं लिया है। तो ये मत कीजिए, जिसने भी पेमेंट रिसीव किया है उसका नाम सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे जाके अगर कहीं पे कुछ क्वेरीज आए तो पता चले कि भाई हाँ, अगर ये पेमेंट नहीं मिल रहा है तो ये पूछना किससे है। अगर राहुल ने रिसीव किया था तो राहुल से ही पूछना है। अगर सुनील डेवलपर सिलेक्ट कर लिया तो आप मेरे को फोन करोगे तो मेरे को पता भी नहीं होगा कि किसका पेमेंट और क्या पेमेंट। ठीक है, तो जिसने रिसीव किया है उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। अगर कुछ रेफरेंस नंबर है तो वो डाल दीजिए, नोट अगर कुछ है तो वो डाल दीजिए। चेक की जगह पर अगर चेक आता है तो चेक के लिए चेक नंबर डालना पड़ेगा, चेक का डेट डालना पड़ेगा आपको। बैंक नेम का चेक है, जैसे ये पीएनबी बैंक का है तो पीएनबी बैंक सिलेक्ट कर लिया। और डिपोजिटिंग बैंक मतलब आप हमारे वहां भी ऐसा है कि जैसे ये भोपाल का इन्वेस्टमेंट बैंक का अकाउंट है तो उसमें आया। अगर किसी ने एनईएफटी कर दिया और 715 में डाल दिया जहाँ अकाउंट का जो जहाँ बलसाल का जो अकाउंट है उसमें डाल दिया तो ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर समझो कि भाई भोपाल और रायपुर दोनों जगह पर कोई कस्टमर साथ में काम कर रहा है, मतलब साथ में कनेक्शन ले रहा है और भोपाल का पेमेंट भी अगर उसने वहां पर रायपुर में डाल दिया, खैर वो तो ठीक है कि भाई उसका हाँ, तो वो रायपुर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएगा कि भाई रायपुर के बैंक में गया उसका पेमेंट। ये करने से क्या होगा कि भाई यहाँ पर भी पता चलेगा कि भाई क्योंकि अकाउंट्स में कभी अब तक बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई है कि भाई पेमेंट कहाँ पर आता है पता नहीं चलता है। यहाँ पर रिसिप्ट भी होती है लेकिन पेमेंट कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो फिर वो रिसिप्ट थोड़ा डाउट मिल जाता है, वो सिस्टम में चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आती है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कीजिए कि भाई आपका पेमेंट कौन सी बैंक में डिपॉजिट हुआ है। अगर बर्गर में भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बर्गर सिलेक्ट कर लीजिए आप एक बार और सेव कर लीजिए। सॉरी, तो वो वहां पर तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा और काम थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। सेम चीजें होती है एनईएफटी के लिए। एनईएफटी डेट ये कब हुआ था उसका जो भी रेफरेंस नंबर हम लोगों के पास आता है, अगर एनईएफटी कोई करता है तो मेरे ख्याल से आपको वो व्हाट्सएप या ईमेल से कुछ ना कुछ डिटेल्स भेजता होगा कि भाई हाँ ये डिटेल्स है जिससे ये हमने एनईएफटी किया है, तो वो डाल दीजिए। सेम अगेन कौन से अकाउंट में एनईएफटी किया है वो डाल दीजिए। ठीक है, स्वाइप मशीन तो साइड से मेरे ख्याल से अब नहीं चल रहा है कहीं पे भी,
तो ये कैश, चेक और एनईएफटी का डिटेल्स डाल दिया और सेव कर दिया, तो वो सेव हो जाएगा। मैं सेव और प्रिंट पे अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा पीडीएफ का प्रॉब्लम आ रहा है, बट यहीं पे अगर सेव एंड प्रिंट करोगे तो वो रिसिप्ट, हाँ सेम प्रॉब्लम है, हेलो तो वो आपको रिसिप्ट वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगा, आपको यहीं से मिलेगा अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो। ठीक है, तो ये है रिसिप्ट रजिस्टर, सेम एडिट। रिसिप्ट को अगर एडिट करना है तो वो हो सके तो 4-5 दिन में कुछ भी है तो एडिट करिए, क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत रिसिप्ट किस तरह से यहाँ पर अकाउंट्स में ट्रांसफर होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, तो प्लीज इतना ट्राई कीजिएगा कि 4-5 दिन के अंदर जितना भी चेंजेस करना है कर लीजिए, क्योंकि एक बार यहाँ से वहां पर अकाउंट्स में एंट्री हो गया तो फिर उसके बाद ये यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करोगे वो वहां पर वापस से डालने के लिए बहुत सारी थोड़ी दिक्कतें आ रही है। तो 4-5 दिन में आपको अगर रिसिप्ट में कुछ भी चेंजेस करवाना है तो करवा लीजिए, उसके बाद वो तुरंत ही उसमें चला जाएगा अकाउंट्स में। लेजर समरी, ये एक ना समरी जो है, जैसे आरोग्य रिटेल का ना 1179 रुपये बकाया बोल रहे थे ओपनिंग बैलेंस में। ठीक है, उसका टोटल बिलिंग ये हुआ है और ये उसका टोटल रिसीट है। अच्छा, ये जो बोल रहा है अरे मैं ये किस तरह से आ रहा है, लेकिन ये जो है ओपनिंग बैलेंस है, ये उसका टोटल बिलिंग अब तक का है जो 31/3/2019 के बाद जो भी बिलिंग हुआ है, मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस है उसके बाद जो भी बिलिंग हुआ है उसका अमाउंट है, उसके बाद जो भी रिसीट बना है उसका अमाउंट है, और उसके बाद जो बकाया बचता है ये उसका अमाउंट है। तो ये लेजर का समरी दिया हुआ है, ये इसलिए कि भाई आप चेक कर पाओ कि भाई कहीं पे कुछ एंट्री मिसमैच तो नहीं हो रही है, जैसे किसी का अगर रिसिप्ट बना ही नहीं है या फिर किसी का बिल नहीं बना है, तो वो सब आप यहाँ से चेक कर पाओगे। ये एक बार चेक कर लीजिए कि हो सके, हाँ जितना जल्दी हो सके ये चेक कर लीजिएगा। ये चेक इसलिए करना है क्योंकि यही सब चीजें फिर हम लोग कस्टमर को भी दिखाने वाले हैं, तो यहाँ से आप एक बार चेक कर लो। अगर कुछ भी डाउट है तो फिर ये क्वेरी हम लोग अकाउंट्स में एक बार डाल देंगे कि भाई इसका इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से दिख रहा है, तो वो क्वेरी एक बार सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद हम लोग यही सब चीजें कस्टमर को भी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करवा लेंगे। जैसे कस्टमर को जैसे दिखेगा कि भाई उसका पेंडिंग ओपनिंग कुछ नहीं था, ये इस तरह का बिलिंग है, ये पेंडिंग है, इतना बकाया है, तो डायरेक्टली यही पेमेंट करो। अभी किस तरह से हम लोग इसको दे रहे हैं कस्टमर पोर्टल पे कि भाई 4-5 इनवॉइस इसके बने हैं, इसको पे करना है, इसको पे करना है, इसको पे करना है। इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि उसका अगर 3 इनवॉइसेस पेंडिंग है तो तीनों का टोटल करके नीचे दिखा देंगे और उसमें एक ही बटन देंगे कि भाई पे ऑल। ठीक है, तो वो तीनों का जो टोटल होगा वो एक साथ पे कर देगा, तो हमारा भी थोड़ा हेडेक कम हो जाएगा और कस्टमर को भी थोड़ा इजी रहेगा। लेकिन उससे पहले ये सब चीजें एक बार ये चेक करवा लीजिएगा कि भाई ये सब जो आंकड़े आ रहे हैं यहाँ पर दिख रहे हैं वो सही है या नहीं है। हाँ, हो सकता है क्योंकि ये मैंने अभी किया है तो उससे मतलब मेरी भी कुछ गलती की वजह से ये मिसमैच हो सकते हैं, बट एक बार चेक कर लीजिए और मेरे को बताइएगा कि भाई अगर कहीं पे भी कुछ गलत मतलब अमाउंट आपको दिख रही है तो ये है लेजर समरी। उसके बाद ये सेम पेंडिंग रिपोर्ट है, लेकिन इसमें शायद से मेरे समरी में ही सब आ जाएगा। पेंडिंग रिपोर्ट हाँ ठीक है, हाँ तो इसको मतलब ये निकाल ही दिया है। ये इस तरीके से बनाया था कि भाई इसका इनवॉइस डेट और ये इतना अमाउंट बाकी है, ये सब आप हमारे पेंडिंग इनवॉइसेस है। जैसे एक इनवॉइस है उसका अगेंस्ट में रिसिप्ट बन गया और अमाउंट 0 हो गया है तो वो यहाँ पर नहीं दिखेगा, सिर्फ वही इनवॉइस लिख रहे हैं जितने के अगेंस्ट में कोई रिसिप्ट नहीं बना है।
ठीक है। अगर ये हो सकता है, अगर मैं गलत नहीं, ये हो सकता है कि भाई अगर कोई 2 इनवॉइसेस का पेमेंट साथ में दिया और रिसीव बनाते वक्त वो दोनों इनवॉइस नहीं सिलेक्ट किया है, तो ये हो सकता है कि वो पेंडिंग में दिखा है। ठीक है, तो अगर वो पेंडिंग में दिखा है तो वो एक बार रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा आपको रिसिप्ट में कि भाई ये इनवॉइस का पेमेंट ये वाली रिसिप्ट जब आई थी तब उसमें आ गया था। बाकी ये सब जो लिस्ट है वो सब पेंडिंग इनवॉइसेस की लिस्ट है, जिसमें के मतलब जिसके अगेंस्ट में कोई रिसिप्ट नहीं बना है। अगर रिसिप्ट आप फॉलोअप लेते हो या फिर आपको पता है कि इसका रिसिप्ट बनाना बाकी है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप उसका रिसिप्ट बना पाओगे कि भाई हाँ ये है, इसका पेमेंट आ चुका है। तो ये था उसका इनवॉइस रिपोर्ट। रिपीट टिकट रिपोर्ट्स में अभी तक भी मतलब ज्यादा कुछ किया गया नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स की किसी को मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि मेरे से किसी ने मांगा भी नहीं है। हाँ, जितने मांगे थे उतने शायद से मैंने दे दिए हैं। ये है रिपीट टिकट्स मतलब जैसे ठीक है, जैसे ये एनसीएमएल GM-NCML उसका स्पीड प्रॉब्लम का ये टिकट टाइप से वो फिल्टर कर रहा है। तो स्पीड प्रॉब्लम जो टिकट टाइप डाला था उसका 2 बार कंप्लेंट आ चुका है। अगर किसी का बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे कोई किसी का ये इंटरनेट नॉट डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम, जैसे डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम इसका अभी तो एक ही बार है, लेकिन अगर थोड़े से पीरियड में अगर 4-5 बार आ रहा है तो वो यहाँ से पता चलेगा कि ये सेम प्रॉब्लम उसको वहां पर आ रहे हैं, जिसका टिकट जनरेट मतलब ये 5-6 टिकट अगले पिछले एक ही महीने में या 2 महीने में हुआ है। तो फिर वो कुछ उसको अच्छे से डायग्नोस करने की जरूरत है। तो उस हिसाब से ये पेंडिंग रिपीट रिपोर्ट बनाया गया था। तो अगर किसी कस्टमर का सेम प्रॉब्लम, ये कस्टमर का सेम प्रॉब्लम अगर 1 से ज्यादा बार 3 से ज्यादा बार आ रहा है, तो उसको हम लोग अलग से कुछ टेक केयर करके उसका सॉल्यूशन ला सके, तो उस हिसाब से ये रिपीट कंप्लेंट रिपोर्ट बनाया गया था। सेम यहाँ पर अगर ये क्लिक करोगे आप NCML का, तो उसका जो ये हमने 2 टिकट देखे समरी में, तो वो 2 टिकट कौन कौन से हैं उसका डिटेल आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सब ये सेम चीज आपको वो कस्टमर भी यहाँ पर भी है। ठीक है, अच्छा हाँ, ओके टिकट में जा रहा है। ठीक है, तो वो मतलब रिपीट टिकट इसलिए है कि भाई आपका अगर किसी का एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रहा है थोड़े थोड़े समय में, कुछ शॉर्ट इंटरवल में, तो उसको वो ठीक करवा सके। ठीक है, टिकट रजिस्टर में सेम सब टिकट्स का ओके, टिकट रजिस्टर में सब मतलब टिकट का फिल्टर दिया हुआ है कि भाई अगर इंजीनियर से लेकर, ठीक है, मैं ये एक बार चेक करके वापस से बता दूंगा आपको। मतलब ये सब मीटिंग चल रही है, तो उसके टाइम में ही जब ये फिक्स हो जाएगा तो उसके टाइम में ही मैं थोड़ा सा टाइम लेके किसी के पास से टाइम ले लूंगा और दिखा दूंगा कि ये रजिस्टर किस तरह से काम करता है। बाकी तो ठीक है, ये एक्सपायर रिपोर्ट तो सेम वही है जो हम लोगों ने पीछे से देखा था, अगले महीने में देखा था। तो इतना है अभी तो CRM में। सुनील भाई, आपके तरफ से हो गया? मेरा छोटा छोटा थोड़ा सा क्वेरी है। हाँ जी, हाँ हाँ। पहला जो ये क्रिएट न्यू टिकट है, उसमें आपने मतलब एक जो 2 ऑप्शन डाल रखा है ना क्रिएट टिकट में, एक फोन से आया और एक कोई ऑप्शन था, उसमें एक सेल्फ ऑडिट भी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हम जो रेगुलर चेक करते हैं OLT ONU, उसमें अगर किसी का इशू क्रिएट दिखता है
तो वहां पे वो Okay. ऑप्शन होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि किसी का फोन नहीं आया लेकिन हमको दिखा। अच्छा, दूसरा 24 ऑनलाइन का जैसे आईपी है 103 से खोलते हैं, हेल्प डेस्क के लिए भी कोई आईपी है क्या? आईपी तो वही है, हमारा 103 वाला ही है, लेकिन आईपी से डायरेक्ट नहीं खुलेगा वो। ठीक ठीक, हाँ, ओके। मतलब अच्छा हाँ, क्योंकि वो सब ये सब जितने भी एप्लीकेशन है ना, ये सब वहीं पे होते हैं। टेलीफोन लाइन पे क्या है, एक ही एप्लीकेशन है और एक सर्वर है आपका। हमारा ठीक, तो ओके। ये सब, हाँ, सब वहाँ पे। अच्छा, तीसरा जो एसएमएस जा रहा है कस्टमर को, वो आपने हाँ। जो ऑप्शन रख दिया है सिर्फ वही ऑप्शन है, उस पे एक एडिटेबल होना चाहिए, ताकि हमको कुछ स्पेशल मैसेज डालना है, कोई ऑफर किसी सेंटर को, सारे को, तो एक लिखने का भी ऑप्शन छोड़िए उस पे। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता है एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों को ना ये ट्रांजेक्शनल मैसेज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई मैसेज सेंड करना है तो उसका टेम्पलेट पहले सबमिट करवाना होता है ऊपर। अच्छा, तो टेम्पलेट अगर सबमिट करके नहीं करवाओगे तो वो मैसेज भी नहीं भेज पाओगे आप, तो उस वजह से वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बल्क ईमेल का कोई ऑप्शन है अपने में? बल्क ईमेल का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी को चाहिए तो वो ये डेवलप हो सकता है। उसको बना दीजिए। बना दी। ओके, मैं नोट्स में लिख लेता हूँ। हाँ, मैं आपको मैसेज कर दूंगा मेरी रिक्वायरमेंट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मत लिखे। ये यूजर क्रिएटेड, जैसे अपन इसमें देखते हैं ना 24 ऑनलाइन में कि 10 तारीख से 25 तारीख तक कितने यूजर रजिस्टर्ड हुए या कितने रिन्यू हुए, वो हाँ, अपन हाँ। इसमें देख सकते हैं क्या, रजिस्टर्ड यूजर कितने हैं नए? नहीं नहीं, उसी के ऊपर वर्क करें। मैंने जैसे बोला ना कि डैशबोर्ड पे ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मैंने लिखा भी है, रिन्यूड टुडे। हाँ, तो रजिस्टर्ड उसके ऊपर, हाँ नहीं नहीं, उसके ऊपर काम चल रहा है, वो मिल जाएगा आपको लिस्ट पूरा सबका, लेकिन उसके ऊपर काम थोड़ा चल रहा है, क्योंकि ये क्या होता है कि भाई थोड़ी थोड़ी बहुत यहाँ से भी लाना है डेटा और वहां से भी लाना है, उस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें थोड़ा मेरा टाइम लग रहा है। बाकी ये हो जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। अच्छा, सीआरएम ऐसा मिल जाएगा। में जब हम रिन्यू करते हैं 24 ऑनलाइन में, कई कस्टमर ऐसे हैं जो आधे घंटे 1 घंटे तक गेस्ट यूजर में ही रहते हैं, वो लाइव यूजर में आते नहीं है वापस, मतलब कनेक्टेड नहीं होते, रिन्यू होता नहीं है। ओके, अच्छा, हाँ, ये आई थिंक आपने मेरे को आगे पहले बोला था, मैंने सॉल्यूशन उसका कुछ सोचा भी था। ये था कि उसको अगर हम लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करते हैं, उसको डिस्कनेक्ट यहाँ से कर देते हैं रिन्यूअल के टाइम पे, तो वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं। तो 24 ये सीआरएम में कहीं से लाइव यूजर को डिस्कनेक्ट करने का है क्या? नहीं नहीं, वो यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे पास इतना हो सकता है कि भाई अगर वो डीएक्टिव, वो शायद से डीएक्टिव होगा तब भी वही होगा ना। हाँ, मतलब क्या होता है, डीएक्टिव होने के बाद गेस्ट यूजर में 24 ऑनलाइन में दिखाते रहता है, हमको पता चलता है कि इसका रिन्यू बाकी है, वो गेस्ट यूजर रहता है। जब हम सीआरएम से रिन्यू कर देते हैं तो वहां जब तक राउटर बंद ना करे या ऑटोमेटिकली 15 मिनट में लॉग आउट ना हो, तो तब तक वो रिचार्ज उस पर एक्टिव नहीं होता 24 ऑनलाइन पे। तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई अगर यूजर डीएक्टिव हो रहा है, आप रिन्यू कर रहे हो, हाँ, तो उसको एक बार डीएक्टिवेट, मैं शायद से आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल से उस टाइम जब आपने मेरे को ये अगर जब पूछा था, बहुत टाइम हो गया, बट तब मैंने ये सोचा था कि अगर मैं डीएक्टिवेट उसको कर दूं रिन्यूअल करने के बाद या पहले, जो भी कन्वीनियंट होगा वो देख लेंगे एक बार, पर वो अगर डीएक्टिवेट कर दूं उसके बाद रिन्यू करेगा, रिन्यू करने के बाद डीएक्टिव कर दूं, मतलब डिस्कनेक्ट कर दूं, डिस्कनेक्ट कर दूं, कुछ भी चलेगा। ठीक है ना? तो वो शायद से कर सकते हैं। मैं उस टाइम तो मैंने ये करके भी देखा था, तो वो कर सकते हैं हम लोग। ठीक। अच्छा, बिलिंग में जो बैंक ऑप्शन आ रहा है, खाली बैंक आईडी आ रहा है, अभी बहुत सारे पेमेंट है जो फोन पे, गूगल पे और पेटीएम पे आ रहे हैं, तो हम बिल पे, जैसे भुवनेश्वर के लिए हमने एक ही नंबर कर दिया है कि एक ही नंबर है, उस पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं, वो बिल पे प्रिंट आउट हो सकता है क्या? हो सकता है ना, मेरे को वो ठीक है ना, तो वो डाटा सेंटर वाइज आप ले लीजिए, कहाँ वाले को क्या फोन नंबर देना है। नहीं, एक मिनट, कहाँ पर चाहिए आपको वो, कौन सी वाली डिटेल में? बिलिंग एक इनवॉइस खोलिए,
इनवॉइस पे चाहिए डिटेल। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। इनवॉइस के ऊपर प्रिंटेड चाहिए, जहां बैंक अकाउंट आता है ना हाँ उस पे एक ऑप्शन होना चाहिए कि एक नंबर हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम बोल के। बहुत सारे पेमेंट अभी वैसे आ रहे हैं। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ ठीक है, उसका देख लेता हूँ क्या किस तरह से करना है। ठीक। अच्छा, पुराने सीआरएम से जो नया सीआरएम आप अपडेट करे हो, डाटा ऑटोमेटिकली आएगा, कोई इशू नहीं होगा तो? नहीं नहीं, ये चल रहा है ना, ये भोपाल का, ये जो है ना, ये भोपाल का ही है। और ये लोकल पे नहीं, वो सर्वर पे ही, ये सर्वर पे ही चल रहा है। ठीक ठीक है, है। ये जो है ना अपना, ये सिर्फ मेरे को क्या करना है कि उसको सिर्फ ये वाला जो डोमेन है उसको सिर्फ इसके ऊपर रिडायरेक्ट करना है, लेकिन वो अभी नहीं कर सकते क्योंकि मैं आज ही करने वाला था। वो उसी पे दिखाने वाला था, जैसे ये चल रहा है। अगर बीपीएस इसका डोमेन मैंने चेंज कर लिया तो वो इसी पे चलेगा, लेकिन फिर क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट्स जो वगैरह है ना, तो डॉक्यूमेंट्स के पास चेंज करने पड़ेंगे मेरे को, और डॉक्यूमेंट्स इतने सारे हैं कि उसको कॉपी करने के लिए टाइम लग जाएगा, तो मैंने आज इसलिए छोड़ दिया उसको। अच्छा, डार्क भाई फाइबर का जो बिलिंग होगा वो ऑटोमेटिकली टीटीएसएल का ही आना चाहिए ना, वो एसएलएसपीएल का बिल ना आ जाए किसी का। डार्क फाइबर पे जो भी रिकॉर्ड एंट्री होगा वो कैसे करके टीटीएसएल के फर्म पे जाएगा, वो थोड़ा आपको राजेश भैया को चेक करना पड़ेगा। नहीं, वो तो आप यहीं पे डालोगे ना। अच्छा, टर्बो स्मार्ट का अलग आईडी दोगे हमको? टर्बो स्मार्ट का अलग रहेगा, टर्बो स्मार्ट का अलग आईडी बनेगा सबको। जो सेंटर डार्क फाइबर का बिलिंग करेगा उसी को आईडी मिलेगा, उसमें पूरा फोटो वगैरह डालना पड़ेगा। अच्छा, मोबाइल ऐप का अपडेट्स क्या है, कब तक हो जाएगा? ये इसी छुट्टी में हो जाएगा, कोरोना छुट्टी में हो जाएगा। अच्छा, तो एक पॉइंट और था, इंक्वायरी में जो आप डाल रहे हो वहां पे अगर लेटलॉन्ग का ऑप्शन हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। इंक्वायरी, हाँ, इस पे लेटलॉन्ग का ऑप्शन डाल दीजिए। कस्टमर डॉक्यूमेंट जो है, कस्टमर डॉक्यूमेंट में आप साथ सिर्फ जेपीजी को डाल रखे हो, उसमें जीआईएफ और पीडीएफ को भी एक्टिव करना पड़ेगा। जीआईएफ तो जाएगा, पीडीएफ का नहीं किया है अभी तक। नहीं, उसको कर दीजिए, बहुत सारे पीडीएफ आ रहे हैं, जेपीजी, पीडीएफ, जीआईएफ तीनों को करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आप जो एक्सपायरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं एक्सपायर्ड में, उसमें बहुत सारे कस्टमर का सिर्फ एडवांस रिन्यू आ रहा है, रिन्यू ऑप्शन नहीं आ रहा है। चेक कीजिए एक बार एक्सपायरी रिपोर्ट्स में। एक्सपायर्ड निकालिए, एक्सपायर्ड इन लास्ट 10 डेज। जैसे ये एक्सपायर्ड है ऊपर वाला, तो उसके में रिन्यू ऑप्शन वहां आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है बहुत बार। हाँ, वो एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरे को ना ये पता नहीं था, ये एक्चुअली इसके ऊपर ले रहा है, अभी ये एक्टिव है तो इसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ा चेक कर लीजिएगा, वो सारे में ऑप्शन मतलब तुरंत रिन्यू का आना चाहिए, वो अंदर जाके करना पड़ता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक ऑप्शन तो कल बता ही दिए थे, वो डीएक्टिवेट बट ऑनलाइन या एक्टिव बट ऑफलाइन का लिस्ट जो चाहिए हमको। हाँ 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 हाँ। अच्छा, लास्ट मंथ का जो बिल है वो एडिट करने का आप 5 ही दिन दे रहे हो, उसको 10 दिन कर दीजिए, और एक सिस्टम बना दीजिए कि एक मिनट थोड़ा सा रुको। वो 3 दिन होने वाला है, बिकॉज 10th को GSTR1 कंप्लीटली है, बराबर। उसका जो पेनल्टी है वो बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, डेफिनेटली ये कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, भी जो है वो नहीं होने वाला है, 3 ही दिन मिलेगा। आप लास्ट डेट को खुद बैठो, जिसको बिठाना है उसको बिठाओ, जो इनवॉइस कैंसिल करना है या अपडेट करना है उसी दिन हो जाना चाहिए। 3 तारीख को वो क्लोज हो जाएगा वो विंडो, क्योंकि बाद में मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड, ये 2 लड़कियों को जो जीएसटी भरना है वो कम से कम उनको 8 जीएसटी रिटर्न फाइल करने हैं। ठीक है, ओके। स्मार्ट लिंक के 4 स्टेट, टर्बो स्मार्ट के 4 स्टेट के, और टर्बोसॉफ्ट कंसल्टेंट का 1। ठीक। अच्छा, सूरज, और आप, और ये पेंडिंग लिस्ट एक होना चाहिए, जैसे हम लेजर बाय लेजर देख रहे हैं हर यूजर का, तो एक पेज ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें हमको टोटल कितने रुपए आज तक लेने बाकी हैं फ्रॉम बिल जेनरेशन से कलेक्शन। मतलब एक कस्टमर का जो, हाँ तो वो इसमें मिल जाएगा ना।
नहीं, जैसे अभी जैसे ये रिसिप्ट रजिस्टर है, लेजर समरी है, इसमें इस कस्टमर का टोटल ड्यू बता रहा है क्या ये? यहाँ पे टोटल मिलेगा। जैसे इसका देखिए, ये जो है ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, समझ गया। ये ओपनिंग है, ये बिलिंग हो गया, ये रिसिप्ट हो गया, उसके बाद टोटल पेंडिंग बोलेगा। पहले का भी सारे बिल का ऐड होके बताएगा, ये कंप्लीट लेजर है। ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। मेरे ख्याल से अभी जो है बहुत सही समय है, सारा बिलिंग वगैरह मतलब जो भी एंट्री पेंडिंग है वो कर दो। 3-4 दिन में सब क्लोज कर देंगे तो बेटर होगा। हाँ, क्योंकि अभी कोई मतलब नया काम नहीं हो रहा है। ये 15 दिन का छुट्टी और भी है, मतलब आज 1 तारीख है और 13 दिन है अपने पास। रिटर्न के लिए भी टाइम है, हाँ मतलब जीरो बैलेंस करने के लिए भी टाइम है, ओपनिंग बैलेंस मिलाने के लिए भी। उसको सबको ठीक कर दो ताकि यू विल गेट, मतलब सुनील, कीप द बिलिंग ऑन होल्ड फॉर नेक्स्ट 2-3 days so that everybody can take the advantage of this period and make sure कि भाई ये जीरो कर दे। अच्छा, एक्सेल सीट आपने जो डाउनलोड किया एक बार निकालिए तो रजिस्टर का एक्सेल सीट को खोलिए, जो आपने डाउनलोड किया है वो। हाँ, डाउनलोडेड वाला एक्सेल सीट। हाँ, इसमें ये देखिए 2 रो में आ रहा है एक यूजर, इसको सिंगल रो चाहिए हमको। देखिए 6, 7, 2, 3, 4, 5 एक आ रहे हैं, वो सिंगल रो में टोटल होना चाहिए। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, ये वाला। हाँ, सिंगल रो में होना चाहिए। जब हम सॉर्टिंग करते हैं ना तो 2 रो का इशू आता है। ओके 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 ओके। और आखिरी पॉइंट जो पेयू में रिसीव हुआ है उसमें डेट नहीं है। देखिए आप, पेयू का रिसिप्ट में डेट नहीं आ रहा है लेजर पे। हाँ, वो पहले था, अब आ जाएगा। हो गया मेरी तरफ से खत्म, बाकी कुछ होगा मैं मैं आपको भेजूंगा, आप नोट मत कीजिए, मैंने नोट कर रखा है, सारा भेज दूंगा। ठीक है। ओके, और टाइम खत्म, बाकी सेंटर चालू हो जाए। हाँ, मेरा खत्म हो गया। अच्छा ठीक है। और कोई शेयर उनके रिलेटेड क्वेश्चन? दिनेश ने सारे पूछ लिए होंगे तो बाकी लोगों के पास शायद